चलिए ना, प्रीवियस क्लास में आपको कुछ क्वेश्चन दिए गए थे सॉल्व करने के लिए, ठीक है। अराउंड कितने थे? 25 के आसपास थे शायद क्वेश्चन। 26 बताते जाओ। सबसे पहले है ना केसेस बताते हैं ना, कौन कौन से हैं। स्पीशीज की बात कर लेते हैं। पहले नंबर पे बताइए कौन है बेटा? H2SO4 या फिर सल्फेट है, ठीक है। अगला बोलिए। H2CO3, CO3 2 माइनस। अगला आ जाएगा HNO3, दैट इज नाइट्रेट आयन। HNO2, HClO4, HClO3, H3PO4, H3O प्लस, NH2 माइनस, NH4 प्लस, ठीक है। एक मिनट। NH4 प्लस के बाद PCl4 प्लस, ठीक है। PCl6 माइनस, XeF6, XeF5 प्लस, ठीक है। अगला बोलो। XeOF2, XeO2F2, XeOF4, IF4 प्लस, IF6 माइनस, CO2, Xe, HCN, HCN, SiO2 इसको अलग ले लेते हैं। ट्वेंटी 1 नंबर पे SiO2, फिर C3O2, फिर N3 माइनस, फिर बोलो I3 प्लस, I3 माइनस, NO2 प्लस, ठीक है। ठीक है, तो जिन्होंने सॉल्व कर लिया हो ठीक है, नहीं सॉल्व किया हो तो मैं बस आंसर लिख दे रहा हूँ। आंसर लिखने को भी नहीं बोलूंगा, सिर्फ दूसरे वाले का आंसर, ठीक है ना। जिन्होंने सॉल्व कर रखा होगा चेक करते हैं ना। दूसरे वाले में H का वैल्यू 3 आएगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन आएगा, ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर, प्लेनर, ठीक है। अगले केस पे आते हैं। NO3 माइनस H इक्वल टू 3, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर, प्लेनर आंसर आ जाएगा। ClO4 माइनस की बात करें तो H का वैल्यू 4 आएगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल नॉन प्लेनर। इसके बाद PO4 3 माइनस की बात करें तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल, सॉरी ClO4 के बाद ClO3 माइनस है ना 6th नंबर पे, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, टेट्राहेड्रल, पिरामिडल, पिरामिडल के बाद आ जाएगा नॉन प्लेनर। फिर 7th वाले में H इक्वल टू 4 sp3, टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल नॉन प्लेनर। H3O प्लस की बात करें H इक्वल टू 4 sp3, टेट्राहेड्रल, पिरामिडल नॉन प्लेनर। NH2 माइनस की बात करें H इक्वल टू 4 sp3, टेट्राहेड्रल वी शेप, और फिर आएगा प्लेनर। NH4 प्लस की अगर हम लोग बात करें तो H इक्वल टू 4 sp3, टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल नॉन प्लेनर, ठीक है। जिन्होंने सॉल्व कर रखा है वो देख पाएंगे, नहीं देख कर कोई परेशानी नहीं, अगले साल करना आराम से। ईमानदारी अपनी जगह, काम नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा बेटा जीवन में, ठीक है ना। PCl4 प्लस, ठीक है मेरी बेटी। चलो है ना, PCl4 प्लस की बात करें तो PCl4 प्लस H इक्वल टू 4 sp3, sp3 की बात करें टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल और नॉन प्लेनर है। PCl6 माइनस की बात करें H इक्वल टू 6 sp3d2, स्क्वायर बाइपिरामिडल, स्क्वायर बाइपिरामिडल या फिर ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल भी बोल सकते हो, और नॉन प्लेनर रहेगा। XeF5 प्लस की बात करें H इक्वल टू 6 sp3d2, sp3d2 में ऑक्टाहेड्रल और स्क्वायर पिरामिडल बनेगा ये, और नॉन प्लेनर होगा ये। XeOF2 की बात करें तो H इक्वल टू 5 sp3d,
sp3d में tbp होगा इसका इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री, मॉलिकुलर ज्योमेट्री इसका जो बनेगा वो बनेगा टी शेप, ठीक है ना। और साथ ही साथ कैसा हो जाएगा ये प्लेनर। XeO2 F2 की बात करते हैं अगर, तो H इक्वल टू 5 sp3d, tbp इसका इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री होगा और सीसॉ इसका मॉलिकुलर ज्योमेट्री होगा, नॉन प्लेनर होगा ये। एक्सियो F4 की बात करें तो बेटा H इक्वल टू 6 sp3d2 स्क्वायर बाय पिरामिडल, और स्क्वायर बाय पिरामिडल में एक लोन पेयर आएगा तो स्क्वायर पिरामिडल बन जाएगा ये, और नॉन प्लेनर होगा। IF4 प्लस की बात करें अगर हम लोग, तो IF4 प्लस इज H इक्वल टू 5 sp3d, TBP होगा और एक लोन पेयर आएगा, मतलब सीसॉ शेप बनेगा इसका, और ये नॉन प्लेनर होगा। IF6 माइनस की बात करें तो H इक्वल टू 7 sp3d3 पेंटागोनल बाई पिरामिडल विथ वन लोन पेयर, मतलब डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल या फिर कैप्ड ऑक्टाहेड्रल बोल सकते हैं इसको, और ये नॉन प्लेनर होगा। CO2 की बात करें H इक्वल टू 2 sp लीनियर लीनियर प्लेनर। HCN की जब बात करेंगे तो HCN आपसे फॉर्मूले से सॉल्व नहीं होगा। HCN को अगर आपने फॉर्मूले सॉल्व किया होगा तो ये सॉल्व नहीं होगा, इसको आपको स्ट्रक्चर से सॉल्व करना पड़ेगा। एंड आई होप HCN का स्ट्रक्चर सबको बनाना आता है ना। HCN का स्ट्रक्चर सबको बनाना आता है, तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बनेगा, और यहाँ पर सेंट्रल जो कार्बन है उसका हाइब्रिडेशन कौन सा आ जाएगा, sp, क्योंकि ये कैसा है बेटा 2 सिग्मा 0 लोन पेयर लीनियर शेप बनेगा, लीनियर लीनियर प्लेनर रहेगा ये, क्योंकि तीनों एटम सेम प्लेन पर है लीनियर में, ठीक है। ये इसके आंसर्स हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले केसेस की तरफ। अगले केसेस जो है इनमें पहले हम लोग 21, 22, 23 को छोड़कर बाकी को डिस्कस कर रहे हैं, 24, 25, 26 को। I3 प्लस, कल मैंने आपको बताया था इनमें से एक को सेंट्रल एटम मानना है, बाकी दो को क्या मानना है बेटा, साइड एटम। तो इसका जो हाइब्रिडेशन आएगा H इक्वल टू 4 आएगा, H इक्वल टू 4 sp3 टेट्राहेड्रल और V शेप, दो लोन पेयर है इसमें, V शेप प्लेनर होगा। I3 माइनस में H इक्वल टू 5 आएगा, दैट इज sp3d ट्राइगोनल बाय पिरामिडल में दो तो साइड एटम रहेंगे, एक सेंट्रल है, दो साइड एटम रहेंगे, तीन लोन पेयर आएंगे, लीनियर बनेगा ये और प्लेनर होगा। NO2 प्लस का जब आप हाइब्रिडेशन निकालोगे तो H इक्वल टू 2 CO2 की तरह बनेगा ये, तो ये लीनियर रहेगा sp हाइब्रिडेशन। तो ये सारे आंसर्स हम लोगों ने यहाँ डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है। बाद में जब आप सॉल्व कर लेंगे तो सॉल्व करने के बाद एक बार ऑडियो रिकॉर्डिंग भी सुन सकते हैं, ताकि आप अपने आंसर क्रॉस वेरीफाई कर सकें, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं 21, 22 और 23 पर, ध्यान से देखिएगा। 21st वाला जो केस है दैट इज SiO2, 22nd वाला जो केस है दैट इज C3O2, और 23rd वाला जो केस है दैट इज N3 माइनस, ठीक है। इन तीनों को आपको सॉल्व करना है बेटा स्ट्रक्चर के बेसिस पे। इसमें आपका फॉर्मूला हाफ B प्लस M माइनस C प्लस ए काम नहीं करेगा। क्यों काम नहीं करेगा उसका कारण समझते पहले बेटा। जैसे यहां पर C3O2 की बात करूं, यहां पर सेंट्रल एटम कौन है बेटा, कार्बन। सेंट्रल एटम एक है या एक से ज्यादा बेटा, एक से ज्यादा, और एक से ज्यादा अगर सेंट्रल एटम है ना, इसका मतलब है वहां पर हमने पहले ही डिस्कशन किया था हाफ B प्लस M माइनस C प्लस ए काम नहीं करेगा। चलिए C3O2 की बात करूं अगर मैं, तो इसका स्ट्रक्चर कैसा बनता है, तो इसका स्ट्रक्चर आपको याद भी रखना है बेटा। ये C3O2 जो कंपाउंड है ना, इसका नाम होता है बेटा कार्बन सब ऑक्साइड, इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। एनसीईआरटी रिडॉक्स रिएक्शन चैप्टर में इसका स्ट्रक्चर आपको दे रखा है, तो स्ट्रक्चर कभी भी पूछा जा सकता है, तो स्ट्रक्चर याद होना चाहिए। और दूसरी बात इसकी हाइब्रिडेशन पूछी जा सकती है, तो हमने स्ट्रक्चर बना लिया, हाइब्रिडेशन निकालते हैं। हाइब्रिडेशन निकालने के लिए आपको एक क्या अज्यूम करना पड़ेगा बेटा, सेंट्रल एटम। तो मुझे बताइए इस वाले कार्बन को हम क्या अज्यूम कर लेते हैं बेटा, सेंट्रल एटम, क्योंकि ये बीचों बीच आ रहा है। इसके लिए जब आप हाइब्रिडेशन निकालने जाएंगे तो बेटा आपको सीधे सीधे नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर से सॉल्व करना पड़ेगा। सिग्मा बॉन्ड 2 है, लोन पेयर 0 है, तो H का वैल्यू कितना आएगा 2, और 2 का मतलब हाइब्रिडेशन कौन सा होगा, sp, और इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री या मॉलिकुलर ज्योमेट्री दोनों में से कुछ भी निकाल ले, लीनियर होगा, क्योंकि लोन पेयर की वैल्यू यहाँ 0 है। आगे बढ़ते हैं N3 माइनस की तरफ, ध्यान सुनिएगा। N3 माइनस जो है ना, अगर इसको आप देखें तो ये देखने में बिल्कुल I3 माइनस जैसा दिख रहा होगा आपको, ठीक है ना। तो आपके दिमाग में ये आ सकता है कि सर यहां पर जैसे एक आयोडीन को हमने सेंट्रल माना था और दो आयोडीन को हमने साइड माना था, यहां पर भी हम एक नाइट्रोजन को सेंट्रल मान ले और दो नाइट्रोजन को साइड एटम मान ले, तो क्या हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं? तो बेटा आप वैसे कर सकते थे, लेकिन यहां पर एक्चुअल में वो जो I3 माइनस है ना, उसमें सारे बॉन्ड सिंगल होते हैं, और यहां पर इसके अंदर रेजोनेंस होता है बेटा, कॉन्जुगेशन होता है। तो जो मॉलिक्यूल कॉन्जुगेशन दिखाता है उसका स्ट्रक्चर फिक्स नहीं होता, उसका स्ट्रक्चर चेंज होता है। तो आपको इसका मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर लेना पड़ेगा, और एजाइड आयन बोलते हैं बेटा इसको, ध्यान सुनिएगा। इसका नाम क्या होता है बेटा, एजाइड आयन। बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, काम आएगा पी ब्लॉक में जाकर, एजाइड आयन, ठीक है ना। इसका जो स्टेबल स्ट्रक्चर बनाया जाता है, वो स्टेबल स्ट्रक्चर इसका कैसा बनता है, आइए उस पर बात करते हैं, ध्यान से देखिएगा।
इसका जो स्टेबल स्ट्रक्चर बनाते हैं उसमें यहां पर बीच में आएगा प्लस, यहां पर आएगा माइनस और ये माइनस, ये इसके फॉर्मल चार्जेस है बेटा। आप तीनों चार्ज को ऐड कर दोगे तो टोटल कितना आ जाएगा बेटा, -1 आ जाएगा, जो कि इसका स्ट्रक्चर है। ध्यान सुनना, यहां पर इस सेंटर वाले नाइट्रोजन को अगर मैं सेंट्रल एटम मान के चल रहा हूं तो इसके आसपास आपको कितने सिग्मा बॉन्ड दिख रहे हैं बेटा, 2। तो सिग्मा बॉन्ड 2, लोन पेयर 0, H का वैल्यू आ जाता है 2, और H का वैल्यू 2 आने का मतलब है sp हाइब्रिडाइजेशन, और ज्योमेट्री कैसी हो जाएगी, लीनियर, और कोई लोन पेयर इस पे है नहीं, और इसलिए ये नॉर्मल स्ट्रक्चर बन जाएगा। एक सवाल मन में आ सकता है, सर नाइट्रोजन यहां पर कितने बॉन्ड बनाते हुए दिख रहा है, 4। आपने बोला था सर नाइट्रोजन की मैक्सिमम कोवेलेंसी 4 होती है, ठीक है, लेकिन उसमें आपने एक बात लिखाई थी कि नाइट्रोजन उन 4 में से 3 तो कोवेलेंट और एक बॉन्ड कौन सा बनाएगा, कोऑर्डिनेट। सर यहां तो चारों ही बॉन्ड कौन से दिख रहे हैं, कोवेलेंट। तो ये क्या हो रहा है ना, तो एक बात समझ ले, यहां पर वो जो बीच वाला नाइट्रोजन है, क्या उसके ऊपर कुछ चार्ज लगा है कि नहीं लगा हुआ है, लगा हुआ है। कौन सा चार्ज लगा हुआ है, प्लस। जो हमने वो बातें लिखी थी वो हमने न्यूट्रल नाइट्रोजन के लिए लिखी थी, एन के लिए लिखी थी, एन प्लस या एन माइनस के लिए नहीं लिखी थी। तो यहां पर नाइट्रोजन कैसा है, चार्ज वाला। अच्छा, नाइट्रोजन पे अगर प्लस आ गया तो क्या वो कार्बन की तरह काम करने लग गया, सोचिए आराम से। कार्बन के बाद आता है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन पे प्लस आ गया तो कार्बन की तरह काम करने लगे। और क्या कार्बन 4 कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है कि नहीं बना सकता, वही काम कर रहा है वो नाइट्रोजन, वो एक तरह से कार्बन की तरह यहाँ पर एक्ट कर रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें एक और खास बात मैं आपको समझा दूं, ध्यान से सुन लीजिएगा, कभी एग्जाम में आ जाए तो गड़बड़ी हो सकती है, फिर आंसर की का इंतजार करना पड़ेगा आपको। एक कंपाउंड आपके सिलेबस में आपको देखने को मिल सकता है और वो कंपाउंड है HN3। क्या कंपाउंड है, ध्यान सुनना। इस HN3 को बोला जाता है हाइड्राजोइक एसिड। क्या बोला जाता है बेटा इसको, हाइड्राजोइक एसिड। नाम ध्यान रखिएगा, HN3 का नाम क्या होता है बेटा, हाइड्राजोइक एसिड। ठीक है, ये जो हाइड्राजोइक एसिड है ना, कभी आपसे पूछे कि इस हाइड्राजोइक एसिड का हाइब्रिडेशन निकालिए, तो ये हाइड्राजोइक एसिड यही है बस। HN3 जो है ये टूट जाएगा इससे, H प्लस और N3 माइनस। तो इस H प्लस का तो कोई हाइब्रिडेशन होगा नहीं, तो एक्चुअल में हाइब्रिडेशन किसका निकलेगा, N3 माइनस को। तो इसका हाइब्रिडेशन पूछे चाहे इसका हाइब्रिडेशन पूछे, बात एक ही है, अजोइक एसिड। अजोइक एसिड है, आयन कौन सा बन रहा है बेटा, अजाइड। एजो मतलब नाइट्रोजन, एजो मतलब नाइट्रोजन होता है ना, एजो का मतलब नाइट्रोजन होता है। आप डाइस के बारे में पढ़ते हैं आपके सिलेबस में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, उसमें एजो डाइस आती है। एजो डाइस मतलब नाइट्रोजन कंटेनिंग डाइस होती है, ना। एक और बात समझेंगे, ये जो स्ट्रक्चर अभी हम लोगों ने बनाया, इस पर हमने ये डिस्कशन कर लिया, हाइड्राजोइक एसिड है, अजाइड आयन इसको बोल सकते हैं। हम आगे आते हैं अगले पॉइंट के ऊपर, ध्यान सुनना। अगला कंपाउंड कौन आ रहा है, SiO2। अच्छा एक बात बताओ, समझ में आ रही बात, ये कौन सा आयन है, नाइट्राइड, और ये कौन सा आयन है, एजाइड। तो देखना ध्यान से, है ना, इसको समझ लेना। ऐसा लिख के दे तो कौन सा आयन होता है, नाइट्राइड। N पे 3 माइनस है और ये N3 पे 1 माइनस है, इसको बोलते हैं नाइट्राइड आयन। जैसे ऑक्साइड, फॉस्फाइड, सल्फाइड, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, वैसे ये नाइट्राइड आयन। और ये कौन सा आयन है, एजाइड आयन है। ध्यान रखिएगा, अभी हमने किसकी बात करी, एजाइड। ये तो अकेला एटम है बेटा, अकेले एटम का तो हाइब्रिडेशन निकल ही नहीं सकता, क्योंकि हाइब्रिडेशन तो पॉली एटॉमिक स्पीशीज का निकलता है। आगे आते हैं SiO2। ध्यान सुनना, सर यहां पर तो एक ही सेंट्रल एटम है, तो इसको तो हाफ B प्लस माइनस C प्लस से सॉल्व कर देना था। उसमें इसमें तो कोई रेजोनेंस वेजोनेंस कॉन्जुगेशन वॉन्जुगेशन भी नहीं है सर। तो फिर इसमें क्या दिक्कत है, इसमें दिक्कत ये है कि इसका स्ट्रक्चर जो होना चाहिए था वो मिलता ही नहीं है। याद करिए VBT में अपन ने पढ़ा था कि SiO2 का स्ट्रक्चर ऐसा होता है बेटा, इसका जो पाई बॉन्ड है वो स्टेबल नहीं होता। CO2 और SiO2 को कंपेयर किया था अपन ने वहां पर, और CO2 और SiO2 को जब कंपेयर किया था तो बेटा CO2 की तरह वैसे तो कायदे से इसके पास भी डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन होने चाहिए थे, लेकिन इसके अंदर वो डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन आपको दिख नहीं पाते और ये स्ट्रक्चर इस तरह से बन जाता था। याद करें, नॉर्मली हमने कंपैरिजन किया था कि जैसे CO2 इस तरह से डबल बॉन्ड बनाता है, वैसे SiO2 को भी इसी तरीके से डबल बॉन्ड बनाना चाहिए था, लेकिन इसका पाई बॉन्ड 2-2 वाला था, इसका पाई बॉन्ड 3-2 वाला था, ये स्टेबलाइज नहीं हो पाता था, और इसीलिए SiO2 ऐसे एग्जिस्ट ना करके ऐसे एग्जिस्ट करता था। और इसमें फॉर्मूला तो लिखते हैं SiO2, लेकिन एक सिलिकॉन से कितने ऑक्सीजन जुड़े हुए, 4, और आपको बताया तो वो चारों ऑक्सीजन शेयर्ड है, हाफ हाफ। तो ये सब हम बात कर चुके हैं ना। इसके अंदर कितने मेंबर की रिंग थी, 8 मेंबर की रिंग थी, जिसमें से 4 सिलिकॉन थे, 4 ऑक्सीजन थे। ये सब बातें मैं बता चुका हूं आपको। तो एक्चुअल में
इसमें आपका फॉर्मूला काम नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? फॉर्मूले को थोड़ी पता कि इसने अपना स्ट्रक्चर चेंज कर लिया। फॉर्मूला तो जो एक्चुअल कंडीशन होनी थी उसके हिसाब से काम कर रहा है। SiO2 का जो एक्चुअल स्ट्रक्चर होना चाहिए था वो डबल बॉन्ड वाला होना था। अगर वो डबल बॉन्ड वाला स्ट्रक्चर होता तो आप SiO2 का हाइब्रिडाइजेशन निकालते तो sp निकलेगा। फॉर्मूले से जब आप निकालोगे sp निकलेगा। sp का मतलब कैसा होना चाहिए था? लीनियर। जैसे CO2 लीनियर है वैसे SiO2 भी क्या होना चाहिए था? लीनियर। लेकिन इसने अपना स्ट्रक्चर बदल लिया ड्यू टू वीक पाई बॉन्ड्स। और इसीलिए यहां पर फॉर्मूले की गलती नहीं है, फॉर्मूला तो अपनी जगह सही काम कर रहा है, बट ये स्ट्रक्चर जो होना चाहिए था वो स्ट्रक्चर मिलता नहीं है, इसलिए यहां फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं हो पाएगा। फॉर्मूले से गलत रिजल्ट मिल जाएगा। एक्चुअल में बोलना चाहिए फॉर्मूले का रिजल्ट तो सही है, इसका स्ट्रक्चर जो होना चाहिए था उससे अलग है। और इसीलिए यहां पर आपको स्ट्रक्चर से सॉल्व करना ही पड़ेगा। आपको याद रखना ही पड़ेगा कि इसके अंदर आपको स्ट्रक्चर से सॉल्व करना है। और एक सिलिकॉन के रिस्पेक्ट में बात करूं अगर मैं, तो 4 सिग्मा बॉन्ड है, लोन पेयर कितने बेटा? 0। तो H का वैल्यू क्या निकल के आएगा? 4। 4 का मतलब हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3। और sp3 की आइडियल कंडीशन में जो ज्योमेट्री होती है उसको क्या बोलते हैं बेटा? टेट्राहेड्रल। 4 ही साइड एटम भी है और इसीलिए इलेक्ट्रॉनिक मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री हर कुछ क्या रहेगी बेटा? टेट्राहेड्रल। मुझे एक बात बताओ इसके बारे में खास, क्या ये स्ट्रक्चर प्लेनर है कि नॉन प्लेनर है? SiO2 प्लेनर है कि नॉन प्लेनर है? दिख रहा बोर्ड पे? है प्लेनर है कि नॉन प्लेनर? आपको बोर्ड पे ये प्लेनर दिखेगा क्योंकि ये कैसा बनाया है? रिंग जैसा। ऐसे बनाते क्या? शीट जैसा बना दिया इसको, है ना? ये आगे ऐसे ही बढ़ता जाएगा। एनसीईआरटी में भी ऐसे स्ट्रक्चर बनाए। लेकिन एक बात ध्यान रखना, आप बोर्ड पे देखकर प्लेनर या नॉन प्लेनर कभी डिसाइड नहीं करेंगे, वरना वो पाई के वाली गलती होगी हमेशा। आपको स्ट्रक्चर को इमेजिन करना ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। मुझे बताइए sp3 की ज्योमेट्री कैसी होती है? टेट्राहेड्रल। और टेट्राहेड्रल है इसका मतलब ये दिख तो ऐसा रहा है कि सिलिकॉन से एक ऑक्सीजन इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, आपको दिखेगा सब प्लेन पे। नहीं, ऐसा नहीं है। सिलिकॉन के साथ जो 4 ऑक्सीजन है वो ऐसे जुड़े हैं sp3। एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, टेट्राहेड्रल। और फिर वो चेन ऐसे बढ़ रही है। तो ये स्ट्रक्चर देखने में आपको क्या दिखेगा? प्लेनर। बुकों में, कॉपीज में आपको प्लेनर ही दिखेगा। लेकिन जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आए कि भैया कौन सा मॉलिक्यूल प्लेनर है, कौन सा मॉलिक्यूल नॉन प्लेनर है, कॉपी या किताब के स्ट्रक्चर को देखकर आंसर नहीं देना है। क्यों? क्योंकि कॉपी किताब में आपको सारे स्ट्रक्चर प्लेनर दिखेंगे। आपको जब भी पूछा जाए कौन प्लेनर है कौन नॉन प्लेनर है, आपको हमेशा क्या निकालना है? हाइब्रिडाइजेशन। और उसके बेसिस पे आपको स्ट्रक्चर को इमेजिन करना होगा। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर ले इन 3 केसेस को। और बाकी जो केसेस है मैं आपको अभी 10 मिनट का टाइम दे दे रहा हूं, जिन जिन ने सॉल्व नहीं करा है फटाफट सारे केसेस को सॉल्व कर ले एक बार, फिर आगे बढ़ते हैं उसमें। सारे केसेस फटाफट सॉल्व करें, विद इन 10 मिनट सॉल्व करने की कोशिश करें, क्योंकि एग्जाम में आपको लगभग उतना ही टाइम मिलेगा। और उसमें से किसी केस में किसी को कोई इश्यू आता है तो फटाफट पूछ लें। HNO बताओ, NO2 माइनस लिया, NO2 माइनस लिया तो H इक्वल टू 3 आएगा। 3 आएगा तो sp2। sp2 में ट्राइगोनल प्लेनर होना था, एक लोन पेयर आया तो वी शेप बन जाएगा और वी शेप विल बी प्लेनर। आप उसको ट्राइगोनल प्लेनर को बना के इमेजिन करो। 3 पेन ले लो, ट्राइगोनल प्लेनर बना लो, उनमें से एक जगह लोन पेयर लग दो, लोन पेयर हटा लो, उसके बाद आपको वी शेप बनता हुआ दिख जाएगा। 3D में इमेजिन करें हमेशा, तो टेबल को ऐसे याद नहीं करना पड़ेगा।
चलाओ यहाँ पर ध्यान देंगे ना, हम मेरे साथ साथ बताते जाना किसका क्या केस आएगा, थोड़ा सा रिवाइज भी हो जाएगा आपका। यहाँ पर आइए केस नंबर 2 पे बात करते हैं। केस नंबर 2 में आपको क्या दिया बेटा, H2CO3। कल मैंने बोला था ऑक्सी एसिड और उनके ऑक्सी एनायन का हाइब्रिडेशन हमेशा क्या होगा, सेम। ऑक्सी एसिड से सॉल्व नहीं करेंगे हम, तो ऑक्सी एनायन से सॉल्व करेंगे, हमारे लिए वो आसान पड़ता है। बेटा सेंट्रल एटम कौन है, कार्बन। कार्बन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 4। ऑक्सीजन मोनोवेलेंट नहीं है। 4 + 2 6, माइनस चार्ज हमेशा ऐड होगा और प्लस चार्ज हमेशा सब्ट्रैक्ट होगा। 4 + 2 6, 6 का हाफ किया 3, मतलब H का वैल्यू कितना आ गया 3। 3 का मतलब क्या हो गया, sp2। sp2 की आइडियल कंडीशन ट्राइगोनल प्लेनर। वेरी गुड। अब मुझे बताओ सेंट्रल एटम ने कितनी पोजीशन तैयार करी, 3। साइड एटम भी आए 3, मतलब लोन पेयर नहीं आएगा। लोन पेयर नहीं आएगा तो जो इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री है वही मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री। नाम प्लेनर है कि नॉन प्लेनर है, प्लेनर। कैसा बनेगा ये ट्राइगोनल प्लेनर, सेंट्रल एटम ने 1 2 3, एक ट्राइंगल के फॉर्म में ये अरेंज होगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं अगले वाले केस पे आइए। NO3 माइनस की बात करें, नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, 5। ऑक्सीजन मोनोवेलेंट नहीं है। 5 + 1 6, 6 का हाफ किया 3, H = 3, मतलब sp2। sp2 का मतलब क्या आएगा, ट्राइगोनल प्लेनर। और पोजीशन तैयार हुई 3, साइड एटम भी आए 3, लोन पेयर नहीं आएगा, मतलब मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री भी ट्राइगोनल प्लेनर होगी और ये कैसा हो जाएगा, प्लेनर। अगले वाले पे आइए। नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, 5। 5 + 1 6, 6 का हाफ किया 3, H = 3, कौन सा आ जाएगा बेटा, sp2। sp2 मतलब ट्राइगोनल प्लेनर। पर यहां पर पोजीशन तैयार हुई 3, साइड एटम आए 2, मतलब एक पोजीशन पे कौन आएगा, लोन पेयर। अब याद करो जो ट्राइगोनल प्लेनर होता था उसमें अगर यहां लोन पेयर लगा दिया, भूल गए, तो ये शेप कैसा बनता बेटा, वी शेप, या फिर बेंड शेप, या फिर इसको क्या बोलते हैं बेटा, एंगुलर शेप। और ये भी प्लेनर होता है, वी कॉपी पे लिख सकते हैं अपन। आगे बढ़ते हैं ClO4 माइनस पे। बेटा क्लोरीन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7। 7 + 1 8, 8 का हाफ किया 4, तो H का वैल्यू आएगा 4। 4 मतलब sp3। इधर देखिए, इसको भी बताइए, 7 + 1 8, 8 का हाफ किया 4। अगले वाले पे बताइए, पहले हाइब्रिडेशन लिख देते हैं ना। 5 + 3 8, 8 का हाफ किया 4, तो H = 4 मतलब sp3। चलिए अभी इन तीनों को सॉल्व करते हैं। इन सभी का हाइब्रिडेशन sp3 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 आ गया। sp3 की आइडियल कंडीशन क्या होगी बेटा, टेट्राहेड्रल। क्या होगी बेटा, टेट्राहेड्रल। क्या होगी बेटा, टेट्राहेड्रल। ठीक है। अब हो जाइए, पोजीशन कितनी तैयार हुई, 4। साइड एटम भी आए 4, लोन पेयर नहीं होगा। लोन पेयर नहीं होगा तो यहां पर भी टेट्राहेड्रल आ जाएगा एज इट इज। यहां पर पोजीशन तैयार हुई 4, साइड एटम आए 3। टेट्राहेड्रल में जब एक लोन पेयर आता है तो जो शेप बन के आता है वो बनता है पिरामिडल। इसके अलावा बात करें, यहां पर पोजीशन तैयार हुई 4, साइड एटम भी आए 4, मतलब कोई लोन पेयर नहीं आएगा। और कोई लोन पेयर नहीं आएगा तो ये कैसा रहने वाला है बेटा, टेट्राहेड्रल। अब आगे बताइएगा, मुझे बताइए ये जो टेट्राहेड्रल है, टेट्राहेड्रल प्लेनर होता है कि नॉन प्लेनर होता है, नॉन प्लेनर। पिरामिडल प्लेनर या नॉन प्लेनर, नॉन प्लेनर। टेट्राहेड्रल प्लेनर या नॉन प्लेनर, नॉन प्लेनर। आगे बढ़ते हैं H3O+ पे। सेंट्रल एटम कौन है बेटा, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6। 6 + 3 9, 9 - 1 8, और 8 का हाफ किया तो 4, H = 4 मतलब sp3। आइए यहां पर NH2 की बात करते हैं। 5 + 2 7 + 1 8, 8 का हाफ किया 4, 4 मतलब sp3। और NH4+ पे आ जाए तो 5 + 4 9 -1 8, और 8 का हाफ किया तो 4। इन तीनों में भी हाइब्रिडेशन कौन सा आ रहा है बेटा, sp3 sp3 sp3। sp3 की आइडियल कंडीशन क्या होती है बेटा, टेट्राहेड्रल टेट्राहेड्रल टेट्राहेड्रल। बिल्कुल कंटिन्यू में चल रहा है। अच्छा, पोजीशन तैयार हुई 4, साइड एटम आए 3। 4 में से 3 आए मतलब एक लोन पेयर आएगा। टेट्राहेड्रल में एक लोन पेयर मतलब पिरामिडल। आगे सुनिएगा, पोजीशन तैयार हुई 4, साइड एटम आए 2, 2 लोन पेयर आएंगे, कौन सा शेप बनेगा बेटा, वी शेप। वी शेप। सीसो कहां बन गया भाई इसमें, सीसो में तो 4 साइड एटम चाहिए। टेट्राहेड्रल, ध्यान से देखिए, ये इमेजिन होने से बेटा, इसमें टेबल याद करके नहीं कर सकते। ये टेट्राहेड्रल है, 2 लोन पेयर लगा दो, दोनों ब्लैक पे लोन पेयर मान लो, दोनों लोन पेयर हटा दो, कौन सा शेप बन गया, वी शेप। बहुत आसान है, आप टेबल रटने जाओगे परेशान होगे, गड़बड़ी करोगे, इसीलिए 3D में इमेजिन कर ले। 3D में इमेजिन कर लेंगे तो बहुत इजीली आप इन बातों को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। आइए वी शेप। आगे बढ़ते हैं। सेंट्रल एटम ने कितनी पोजीशन तैयार करी, 4, साइड एटम भी आए 4, कोई लोन पेयर नहीं आएगा, जो होना था वैसा ही रहेगा, और इट विल बी टेट्राहेड्रल। अब मुझे बताइए, पिरामिडल शेप कैसा होता है, प्लेनर या नॉन प्लेनर, नॉन प्लेनर। वी शेप प्लेनर, टेट्राहेड्रल नॉन प्लेनर। इसका आंसर जिन्होंने लिख लिए हैं वो एक बार क्रॉस वेरीफाई करो, जिन्होंने नहीं देख रखा फटाफट लिख ले, 1 मिनट का समय दे रहा हूं।
इनकी लिखने की गति धीमी हो, 3 तुम लिखो, 3 तुम लिखो, 3 तुम लिखो, ऐसे लिख लो, लिख लो। टेट्राहेड्रल लाइन से हैं इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री में, तो एक ही लिख लेना, बाकी सब एज इट इज आ जाएंगे। और जिन्होंने ये सॉल्व कर रखा वो आगे वाले जब तक सॉल्व करते रहे। तो टेस्ट आपका परसों है, कल है? क्या बेटा? आज जहां तक पढ़ा देंगे बेटा वहां तक आएगा। आज जब बोल देंगे ऑल द बेस्ट, ठीक है, वहां तक जो पढ़ाया होगा सब आएगा। है ना, पीरियोडिक से पूरा आएगा, आपको ऑलरेडी बता दिया है, हमेशा के लिए सिलेबस डिफाइंड है। पढ़ते रहे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाए। और किसी का इनके देखो ऐसा भी होता है, कई बच्चों का पूरा नहीं हो पाता कंप्लीट, है ना, पूरा नहीं कंप्लीट हो पा रहा, तो जितना हो पा रहा है उतना करके जाए, पर अच्छे से करके जाए। ऐसा नहीं करने की अपने सब थोड़ा थोड़ा पढ़ना, नहीं, जो पढ़ रहे हो आराम से पढ़ो। अपने पास पूरे साल भर का समय, साल भर में अपने को पूरी चीजें कवर करनी होती है। पर उम्मीद ये है कि अभी आप फिलहाल में आपके पास लोड जो है वो कम रहता है, तो अभी आप जितना ज्यादा कवर कर सकते हो उतना बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए। जितना भी कर पाए अच्छे से करके जाए, और वहां पर एग्जाम में ये चेक करें कि आप जो पढ़ के आए हो वो आपका सही हो रहा है या नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये मैं समझना, एक ही टॉपिक पढ़ के चले गए, बोले आराम से, बोले सर ने तो बोला जितना कोशिश करें जितना हो सके। इन केस तबीयत वबीयत खराब हो जाती, पूरा नहीं पढ़ पाते हैं, बहुत सारी चीजें होती है ना, तो उस कारण अगर अपना नहीं हो पा रहा पूरा कवर सिलेबस, तो जितना हो पाए उतना करके जाइए और उसको 100% सही करने की कोशिश करिए। क्योंकि एग्जाम में अभी मार्क्स से ज्यादा आपके जो है ना प्रैक्टिस है, या आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट होना है वो ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है, तो मार्क्स पे ज्यादा वेटेज के ऊपर ना जाए, जितना पढ़ा है वो सही हो रहा है, मतलब अपन सही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ये उम्मीद करके चले। ठीक है ना, चलिए लिख लिया बेटा सबने, आगे बढ़ते हैं अगले केसेस की तरफ। अगले केसेस को सिमिलर वे में डिस्कस करते हैं हम लोग, क्या क्या कंडीशंस आती है आइए देखते हैं। सबसे पहली बात कर रहे हैं यहाँ पर, जो मॉलिक्यूल आ रहा है आपके सामने वो कौन आ रहा है बेटा? PCl4+। आइए स्टार्ट करते हैं। फॉस्फोरस के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 5। क्लोरीन सिंगल बॉन्ड बनाने वाले साइड एटम है या नहीं बेटा? है। तो 5 + 4 कितना हो गया बेटा? 9। 9 - 1 8। 8 का हाफ किया 4। 4 मतलब sp3। sp3 की आइडियल कंडीशन क्या हो जाएगी बेटा? टेट्राहेड्रल। अच्छा, पोजीशन तैयार हुई है 4, साइड एटम भी आए हैं 4, तो जो इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री है वही मॉलिकुलर ज्योमेट्री भी हो जाएगी। टेट्राहेड्रल प्लेनर या नॉन प्लेनर? नॉन प्लेनर। वेरी गुड। आइए PCl6- की बात करते हैं। फॉस्फोरस के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा? 5। 5 + 6 11। 11 + 1 12। 12 का हाफ किया 6। H का वैल्यू 6 मतलब sp3d2। sp3d2 का आइडियल कंडीशन ऑक्टाहेड्रल या फिर स्क्वायर बाय पिरामिडल, कुछ भी लिख सकता हूं, मैं ऑक्टाहेड्रल लिख दे रहा हूं। अच्छा, पोजीशन तैयार हुई 6, साइड एटम भी आए 6, मतलब सारी की सारी पोजीशन ऑक्यूपाई हो जाएगी। मतलब यहां पर भी क्या आ जाएगा? ऑक्टाहेड्रल। और ऑक्टाहेड्रल कैसा होगा बेटा? नॉन प्लेनर। जेनॉन के लिए बात करें, जेनॉन के वैलेंस शेल में 8। 8 + 5 13। 13 - 1 12। 12 का हाफ किया 6। H का वैल्यू 6 आते ही दिमाग में बत्ती जल जानी चाहिए। sp3d2। sp3d2 मतलब स्क्वायर बाय पिरामिडल, या फिर क्या लिख सकते हैं बेटा? ऑक्टाहेड्रल। पोजीशन तैयार हुई 6, साइड एटम आए 5, मतलब एक क्या आएगा? लोन पेयर। अब जरा इसको 3D में हवा में इमेजिन करो, कैसे बनेगा? सोचो जरा कैसे बनाओगे, कैसे बनाओगे, सोचो। ये सब हवा में चलने वाला मामला है पूरा। सोच रहे हो? इमेजिन कर पा रहे हो? ये वाला प्लेन लो, ये सेंट्रल आइटम है। पहले 4 बनाने प्लेन पर, 1 2 3 4, कमरे के सेंटर में खड़े होके, एक उस कोने में, एक उस कोने में, एक इस कोने में, एक उस कोने में, और एक गया ऊपर और एक गया नीचे, और एक लोन पे लगा है। कहीं भी लगा दो कोई फर्क नहीं पड़ता इसमें। लोन पेयर अपन ने कल लगाया था नीचे, रॉकेट लॉन्च करने की बात करी। ये लोन पेयर क्या करेगा? इनको धक्का देता है ऊपर। तो नीचे तो वैसे स्क्वायर बाय पिरामिडल बनता, तो 1 2 3 4, ये तो बन गया स्क्वायर। एक पिरामिड ऊपर एक पिरामिड नीचे, नीचे कौन आ गया? हवा। तो पिरामिड ऊपर बन पाएगा, नीचे नहीं बन पाएगा, तो इसका नाम स्क्वायर बाय पिरामिडल होगा या स्क्वायर पिरामिडल होगा? स्क्वायर पिरामिडल। तो इसका नाम बन जाता बेटा स्क्वायर पिरामिडल। और पिरामिड बन रहा है मतलब नॉन प्लेनर तो होगा। आगे बढ़ते हैं। XeO F2।
जेलॉन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा? 8। ऑक्सीजन मोनोवेलेंट नहीं है, तो 8 + 2 10, 10 का हाफ किया 5। H का वैल्यू 5 आया, मतलब हाइब्रिडेशन बोलिए कौन सा होगा बेटा? sp3d। sp3d की आइडियल कंडीशन बोलिए क्या होती है बेटा? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। पोजीशन तैयार हुई 5, साइड एटम आए 3, तो 2 लोन पेयर आएंगे। अब याद करो टीबीपी में लोन पेयर कहां आते हैं? कहां आते हैं? इक्वेटोरियल पे। sp3d इक्वेटोरियल एक्सियल पोजीशन वाली बात है, इक्वेटोरियल। ध्यान सुनना, ये सेंट्रल एटम है, इसने अपने आसपास 3 पोजीशन तैयार करे प्लेन पर, इस प्लेन पर 1 2 3, ये ट्राइंगल हो गया। फिर से देख लो, 1 2 3 ट्राइंगल हो गया, एक ऊपर और एक नीचे। लोन पेयर इक्वेटोरियल, लोन पेयर इक्वेटोरियल। यहां पर एक एटम आ गया, यहां पर एक एटम आ गया, यहां पर एक एटम आ गया। ये जो लोन पेयर और ये जो लोन पेयर है, इन दोनों लोन पेयर का रिजल्टेंट बीच में आएगा। तो ये इसको, ये जो ऊपर वाला था उसको आगे धक्का देगा, और इस आगे को, इसको भी आगे धक्का देगा। टी शेप। कौन सा शेप बन के आएगा बेटा? टी शेप। तो इसका जो नाम बन के आता है वो बन के आता है टी शेप, और टी शेप अपन एक प्लेन पे बना सकते हैं, इसीलिए कैसा होगा बेटा? प्लेनर। XeO2F2 अगेन 8 + 2 10, 10 का हाफ किया 5। H = 5, sp3d। sp3d मतलब ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, और पोजीशन तैयार हुई 5, साइड एटम आए इस बार 4, एक लोन पेयर आएगा। और एक लोन पेयर वाला क्या बनता है बेटा? सीसॉ। और सीसॉ होता है नॉन प्लेनर। झूला जो झूलते थे, नॉन प्लेनर होता था, डंडे जमीन में गड़े हुए, झूला, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। XeO F4। XeO F4 की बात करें बेटा, जेनॉन के साथ 4 फ्लोरीन है, तो 8 + 4 12, 12 का हाफ किया 6। H = 6 मतलब हाइब्रिडेशन बनता sp3d2। sp3d2 का नाम स्क्वायर बाइपिरामिडल या फिर ऑक्टाहेड्रल। पोजीशन तैयार हुई 6, साइड एटम आए 5, मतलब आएगा यही, कहा गया 6 में एक लोन पेयर वाला, ये ऑक्टाहेड्रल के साथ स्क्वायर पिरामिडल। एक पिरामिड नहीं बन पाएगा, केवल एक ही पिरामिड बनेगा, दूसरा नहीं बनेगा, तो नॉन प्लेनर आ जाएगा। अगले वाले पे आइए, IF4+ पे। आयोडीन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा? 7, 7 + 4 11, 11 - 1 10, 10 का हाफ किया 5, 5 मतलब sp3d। अगले वाले पे भी बात करते हैं। 7 + 6 13, 13 + 1 14, 14 का हाफ किया 7, 7 मतलब sp3d3। अगला आता है CO2। CO2 में कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 का हाफ कर दिया 2, तो H = 2, दैट इज sp। HCN मैंने ऑलरेडी अभी डिस्कस किया था, इसका हाइब्रिडाइजेशन स्ट्रक्चर से निकलेगा sp, है ना। HCN का स्ट्रक्चर बनाया था अभी अपन ने थोड़ी देर पहले, इस तरह से बनेगा। अब आइए, मतलब हमें मेनली 19 तक डिस्कस करना है यहाँ पर। तो अब देखो इसमें ये जो हाइब्रिडाइजेशन आ रहे हैं, sp3d का आइडियल कंडीशन क्या होता है बेटा? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। sp3d3 का पेंटागोनल बाइपिरामिडल। और sp2 का आइडियल कंडीशन क्या होता है बेटा? लीनियर। पोजीशन तैयार हुई 5, साइड एटम आए 4। टीबीपी में जब भी एक लोन पेयर आएगा, टीबीपी में जब भी एक लोन पेयर आएगा, डायग्राम कौन सा बनेगा बेटा? सीसॉ। फोल्डेड स्क्वायर सीसॉ, या डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल, पाई शेप, के शेप, त्रा शेप, ठीक है। आइए यहां पर 7 पोजीशन तैयार हुई, 6 साइड एटम आए, एक क्या आएगा? लोन पेयर। पेंटागोनल बाइपिरामिडल में एक लोन पेयर आता है, तो डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल नॉन प्लेनर होगा, और ये लीनियर था, लीनियर है, लीनियर ही रहेगा, प्लेनर। इसका आंसर नोट डाउन कर ले ऐसे फटाफट, तो ये कंडीशंस आपको आपके सामने देखने को मिल जाएगी, और इसको चेक कर लीजिएगा। तो किसी ने जो भी आंसर्स निकाले हो, आंसर सही है गलत है, एक बार क्रॉस वेरीफाई यहाँ से कर ले। बचे हुए जो 2-3 केसेस है उसको देख लेते हैं, बाकी 3 केसेस आपको लिखा दिए गए। 1 मिनट का समय है, तूफानी रफ्तार से लिखें। देख लिया बेटा सबने? किसी को कोई किसी कंडीशन में कुछ पूछना है तो पूछ लो, आगे बढ़े। चले अगले केस पे मूव करते हैं। अगले जो केसेस हैं इसमें से आपके सामने ये जो SiO2 C3O2 N3- ये हमने देख लिया,
24, 25, 26, I3 माइनस, I3 प्लस और NO2 प्लस की बात कर लेते हैं। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, इंपॉर्टेंट केसेस है। I3 प्लस दे दिया, I3 माइनस दे दिया और क्या दे दिया बेटा, NO2 प्लस। ठीक है, तो आइए पहले NO2 प्लस से स्टार्ट करते हैं। NO2 प्लस में नाइट्रोजन आपका सेंट्रल एटम है, इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, 5। ऑक्सीजन मोनोवेलेंट नहीं है। 5 माइनस 1 कितना हो जाएगा बेटा, 4। 4 का हाफ किया कितना आएगा, 2। 2 का मतलब कौन सा हो जाएगा, sp। sp का मतलब क्या हो जाएगा, लीनियर। तो अगर इसका स्ट्रक्चर बनाने जाओगे तो ये ऐसा स्ट्रक्चर है ना, इसका स्ट्रक्चर भी काम आएगा आगे। तो ये NO2 प्लस इस तरह से बनता है, लीनियर बनता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं I3 प्लस और I3 माइनस की तरफ। ध्यान सुनिएगा, इसमें से 3 आयोडीन में से एक आयोडीन को आपको क्या मानना है बेटा, सेंट्रल एटम मान लिया। चलो इसमें से 3 में से एक आयोडीन को सेंट्रल माना। बताइए उस सेंट्रल वाले आयोडीन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 7। और बचे हुए 2 आयोडीन साइड एटम होंगे। तो जो आयोडीन अगर साइड एटम के फॉर्म में आता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कैसा बॉन्ड बनाता है, सिंगल, डबल या ट्रिपल, सिंगल। तो 2 आयोडीन आपके मोनोवेलेंट है इसमें, और चार्ज इस पे आ रहा है प्लस, उसको क्या करोगे, माइनस। यहां पर आइए H इज इक्वल टू हाफ, एक आयोडीन सेंट्रल एटम में, बचे हुए 2 आयोडीन साइड एटम मोनोवेलेंट होंगे, और माइनस चार्ज क्या हो जाएगा बेटा, ऐड हो जाएगा। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो H का वैल्यू 4 मिलेगा, और इसको जब सॉल्व करोगे तो H का वैल्यू 5 मिलेगा। 4 का मतलब हाइब्रिडाइजेशन sp3, 5 का मतलब हाइब्रिडाइजेशन sp3d। ध्यान से देखते जाइएगा। अब 4 जो बना इसका मतलब है आयोडीन, जो सेंट्रल वाला आयोडीन है उसने अपने आसपास टेट्राहेड्रल ऐसा बनाया, और यहां पर जो सेंट्रल वाला आयोडीन है उसने अपने आसपास ट्राइगोनल बाय पिरामिडल कुछ इस तरह से बनाया होगा। ये स्ट्रक्चर बन के आया। अब देखो इसमें पोजीशन तैयार हुई, 4 साइड एटम कितने आए, 2 साइड एटम कितने, 2। तो बेटा 2 साइड एटम जहां मर्जी आए वहां लगा दो, और बची हुई 2 पोजीशन पे कौन आ जाएगा, लोन पेयर। ये जो शेप बनता है ये वी शेप बनता है, और इसमें चार्ज किस पे मान लेना है, सेंट्रल एटम पे। याद करिए, ऑक्सीजन होता तो चार्ज ऑक्सीजन पे, बाकी हर जगह सेंट्रल एटम पे। मुझे बताइए यहां पर पोजीशन तैयार हुई है 5, साइड एटम कितने इसमें, 2। अब इसका मतलब क्या हुआ, 3 क्या आएंगे बेटा, लोन पेयर। और लोन पेयर हमेशा कौन सी पोजीशन ऑक्यूपाई करता है बेटा, इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल। 3 लोन पेयर है, तीनों इक्वेटोरियल पोजीशन ऑक्यूपाई करेंगे। इसका मतलब यहां पर भी आएगा आयोडीन, यहां पर भी आएगा आयोडीन, और यहां पर हमने क्या लगा दिया बेटा, माइनस। स्ट्रक्चर कैसा बन गया बेटा, लीनियर। तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री है वो क्या होगी बेटा, टेट्राहेड्रल। इसका जो मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री होगा वो क्या बनेगा बेटा, वी शेप। और वी शेप प्लेनर होगा कि नॉन प्लेनर होगा बेटा, प्लेनर। कॉपी पे बन जाता है भी, ठीक है ना। यहां पर अगर हम लोग बात करें तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री क्या होगी बेटा, ट्राइगोनल बायपिरामिडल। इसकी मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री क्या बन के आ रही है बेटा, लीनियर। और लीनियर कैसा होगा, प्लेनर या नॉन प्लेनर बेटा, प्लेनर। नोट डाउन कर ले, ये आंसर है। I3 प्लस I3 माइनस के स्ट्रक्चर्स आपको बनाने आने चाहिए। I3 माइनस हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, इसका नाम क्या होता है, I3 माइनस का नाम क्या होता है, एग्जाम है, पढ़ा हुआ है। एग्जिस्टेंस एंड नॉन एग्जिस्टेंस निकालो, कॉपी में निकालो। एग्जिस्टेंस शुरू के है ना, सेकंड लेक्चर में मिल जाएगा आपको। दो आयोडीन आ जाएंगे ना, कोई परेशानी नहीं, कहीं भी वो तो स्ट्रक्चर सेम है। हाँ हाँ वही बनेगा, वी ही बनेगा। 3D में इमेजिन करो उसको। ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के बाद जाइए कोवेलेंसी, कोवेलेंसी के बाद बढ़ते जाइए, जहां पर हमने वो लिखा था नोट, मैक्सिमम कोवेलेंसी और कोऑर्डिनेशन नंबर वाली जो बात लिखी थी, एक वो, हाँ ये सारे लाइन से 10-11 केसेस जो पढ़े थे, उसमें लास्ट लास्ट में मिल रहा है I3 माइनस, कुछ नाम लिखा होगा वहां, बताया था मैंने। और नहीं भरोसा हो तो रिकॉर्डिंग देख लेना पुरानी, अब तो ये भी बता सकते हैं, बहुत फायदा है जीवन में। पॉली आयोडाइड, मैंने बोला था X माइनस आयन को बोलते हैं हेलाइड, और X3 माइनस को बोलते हैं पॉली हेलाइड। तो ये I3 माइनस है, इसका नाम क्या होता है, पॉली आयोडाइड आयन। काम आएगा आगे, एस ब्लॉक में भी काम आएगा ये, ठीक है ना। तो इसका ध्यान रखना। जैसे उसमें आप देखेंगे पॉलीफ्लोराइड नहीं बन रहा था, पॉलीक्लोराइड नहीं बन रहा था, लेकिन पॉलीब्रोमाइड और पॉली आयोडाइड बन रहा था। तो ये नाम ध्यान रखना, इसका ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं इसके बारे में, और उसका स्ट्रक्चर अभी हमने सीखा, और इसकी रिएक्शन आएगी एस ब्लॉक के अंदर, ठीक है। तो ये अपने को 2-3 जगह पढ़ना है सिलेबस में। चले आगे बढ़ते हैं। अभी इस बार नीट में एग्जाम आया, एग्जाम में क्वेश्चन भी आया था ऐसा।
ठीक है, तो ये आता रहता है, मतलब इसके ऊपर डिस्कशन चलता रहेगा। ये इंपॉर्टेंट आयंस में से एक है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, बहुत बार इसका हाइब्रिडाइजेशन का क्वेश्चन तो हजारों बार पूछा जा चुका है अलग अलग एग्जाम्स में, तो बिल्कुल क्लियर रखें इसको माइंड में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहां तक के जो पॉइंट्स हमने डिस्कशन किए उसके बेसिस पे एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन अब आपसे फ्रेम कर सकते हैं, उसको अब हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं ना। कई क्वेश्चन तो हमने यहीं पे देख लिए कि भाई हाइब्रिडाइजेशन, शेप, ज्योमेट्री वोमेट्री जो भी हो सकता था। अब और क्या क्वेश्चन हो सकते हैं उस पर डिस्कशन कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन बोल रहा हूं, लिखिएगा। लिखिएगा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ स्पीशीज, बहुत बढ़िया, कौन था ये, बहुत बढ़िया, गुड, ईमानदारी की कदर है बेटा जीवन में। इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ स्पीशीज hybridization is same, hybridization is same and geometry is different. Hybridization is same and geometry is different. Hybridization is same and geometry is different. ठीक है, ऑप्शंस आपके सामने मैं लिख दे रहा हूं, चेक कर लीजिएगा, नोट कर लें इन ऑप्शंस को पहले तो। चारों ऑप्शन लिखे हुए आपके सामने, पेयर की बात चल रही है, इनमें से किस पेयर का हाइब्रिडाइजेशन सेम है, ज्योमेट्री अलग है। और आपको तो ये चारों सॉल्व कर लेने, क्योंकि इन्हीं चारों पे एक एक क्वेश्चन में बनाऊंगा, तो पहले चारों को सॉल्व कर लीजिए आप। हर किसी का हाइब्रिडाइजेशन निकाल लीजिए और हर किसी का ज्योमेट्री निकाल लीजिए। मैंने यहां पर जब ज्योमेट्री बोला है, मतलब आप कौन सी ज्योमेट्री निकालोगे, इलेक्ट्रॉनिक या मॉलिकुलर? मॉलिकुलर, ध्यान रखना, बोला था आपको सिर्फ ज्योमेट्री दिया हो मतलब मॉलिकुलर की तरफ जाना है। चैप्टर का नाम ही यही था, मॉलिकुलर स्ट्रक्चर, मॉलिकुलर ज्योमेट्री, है ना। सब पहले कैलकुलेट करके रख ले। क्या जाएगा आंसर बेटा इसका? सेकेंड ऑप्शन है ना। चलिए आइए इसको सॉल्व करते हैं एक बार फटाफट, चेक करते जाएगा, बताते जाएगा। बेटा सबसे पहले वाले में NH4 प्लस का H का वैल्यू कितना आएगा? 4। 4 का मतलब क्या हो गया? sp3। इसके भी H का वैल्यू क्या आएगा बेटा? 4। 4 का मतलब क्या हो गया? sp3। कोई लोन पेयर नहीं है, मतलब ये इलेक्ट्रॉनिक भी टेट्राहेड्रल है, मॉलिकुलर भी टेट्राहेड्रल है। यहाँ पर भी कोई लोन पेयर नहीं, इलेक्ट्रॉनिक भी टेट्राहेड्रल, मॉलिकुलर भी टेट्राहेड्रल। आगे बढ़ते हैं, NH3 प्लस NH3 की बात करते हैं बेटा। H का वैल्यू क्या आएगा? 4। 4 मतलब क्या हो गया बेटा? sp3। sp3 में एक लोन पेयर आ रहा है, मतलब पिरामिडल, एक लोन पेयर आ रहा है मतलब पिरामिडल। यहां पर H का वैल्यू क्या आएगा बेटा? 4। 4 मतलब sp3। sp3 में टेट्राहेड्रल होना था और कोई लोन पेयर नहीं है, तो टेट्राहेड्रल ही आएगा। मैं यहां पर जो भी ज्योमेट्री लिख रहा हूं वो कौन सी ज्योमेट्री बेटा? मॉलिकुलर ज्योमेट्री। आगे बताइए, सल्फर और फ्लोरीन को मिला दे तो बेटा H इक्वल टू कितना आ जाएगा? 5। 5 का मतलब क्या आ गया बेटा? sp3d। एक लोन पेयर आता है तो सीसो बनता है। ठीक है, इसके अलावा बात करें XeF4 में, तो यहां पर H का वैल्यू आएगा 6। 6 का मतलब हो गया बेटा sp3d2। sp3d2 का मतलब है दो लोन पेयर आ रहे हैं, इसमें दो लोन पेयर आ रहे हैं, तो स्क्वायर प्लेनर बन जाएगा बेटा ये। इसके अलावा बात करें तो यहां पर H का वैल्यू आएगा 3। 3 का मतलब है sp2। sp2 में एक लोन पेयर है, मतलब V शेप बन जाएगा ये। और यहां पर H का वैल्यू 4 है। 4 का मतलब है sp3, और sp3 में दो लोन पेयर, चार में से दो ही आए, दो लोन पेयर आएगा, मतलब ये भी V शेप बन जाएगा। और अभी आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि किसका हाइब्रिडाइजेशन तो सेम है लेकिन ज्योमेट्री अलग अलग है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा बेटा? ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन बोल रहा हूं, लिखिएगा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर hybridization is different, in which of the following pair hybridization is different, hybridization is different but geometry is same, hybridization is different but geometry is same? ऑप्शन यही चारों हैं।
करेक्ट आंसर फोर्थ है ना, डिफरेंट हाइब्रिडाइजेशन बट सेम ज्योमेट्री, तो आंसर कौन सा हो जाएगा बेटा फोर्थ। दोनों के हाइब्रिडाइजेशन अलग है, एक sp2 है एक sp3 है, लेकिन दोनों की ज्योमेट्री क्या मिल रही है बेटा, वी शेप। अगला क्वेश्चन बोल रहा हूं, लिखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ स्पीशीज हैव, which of the following pair of species have same hybridization as well as same geometry, same hybridization as well as same geometry? Correct answer will be first, है ना। अगला क्वेश्चन, एक लास्ट क्वेश्चन और बोल दे रहा हूं, इस पे लिखिएगा। अच्छा बताओ कौन सा ऑप्शन बच गया, ये वाला बच गया, बाकी तीनों तो आ चुके हैं। तो इसके लिए अगर क्वेश्चन बनाना होगा तो क्या बनाओगे आप बताओ, हाइब्रिडाइजेशन क्या होनी चाहिए, डिफरेंट, और ज्योमेट्री भी डिफरेंट। क्वेश्चन लिखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ स्पीशीज हैव, which of the following pair of species have different hybridization, which of the following pair of species have different hybridization as well as different geometry, different hybridization as well as different geometry, different hybridization as well as different geometry? ठीक है, तो इस बार आंसर कौन सा हो जाएगा बेटा, सी। चले आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चंस इसके ऊपर क्या क्या फ्रेम हो सकते हैं, आइए उसकी तरफ बढ़ते हैं। एक हेडिंग आपके सामने लिखी हुई है, और वह हेडिंग क्या है बेटा, आइसो स्ट्रक्चरल। अभी आइसो स्ट्रक्चरल क्या होता है, आइए उसको समझते हैं। पहली बात, नाम से समझ में आता है कि आइसो का मतलब क्या होता है बेटा, सेम, और स्ट्रक्चरल मतलब स्ट्रक्चर की बात हो रही है, मतलब जिन स्पीशीज के स्ट्रक्चर आपस में क्या हो बेटा, सेम, उन्हें क्या कहा जाएगा, आइसो स्ट्रक्चरल। डेफिनेशन बोल रहा हूं, लिखिएगा, those species which have those species which have same structure, those species which have same structure are known as isostructural, are known as isostructural। ठीक है, तो जिनके स्ट्रक्चर सेम होंगे उनको क्या बोल देंगे बेटा, आइसो स्ट्रक्चरल। क्वेश्चन बोल रहा हूं, लिखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5, which of the following pair of species, which of the following pair of species, which of the following pair of species have same, या ऐसा लिखें, which of the following pair of species are isostructural, which of the following pair of species are isostructural। ऑप्शंस लिखे हुए हैं ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 5 के, which of the following pair of species are isostructural। सभी का स्ट्रक्चर वगैरह निकाल के देख लें एक बार कि भैया किसका स्ट्रक्चर सेम है नहीं है। क्या होगा बेटा करेक्ट आंसर इसका, थर्ड ऑप्शन, बिल्कुल सही है। थर्ड ऑप्शन, CH4 भी टेट्राहेड्रल निकल के आएगा और NH4 प्लस भी टेट्राहेड्रल। कौन सा स्ट्रक्चर देखोगे, इलेक्ट्रॉनिक वाला या मॉलिकुलर वाला, मॉलिकुलर वाला, ध्यान रखिएगा इस बात पे ना। चलिए अगला क्वेश्चन बोल रहा हूं, लिखिएगा, सेम क्वेश्चन है, मतलब क्वेश्चन सेम है, ऑप्शन बदल दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ स्पीशीज आर आइसो स्ट्रक्चरल। क्वेश्चन नंबर 6 भी वही है, ऑप्शन बदल दिए बस। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ स्पीशीज आर आइसो स्ट्रक्चरल।
करेक्ट आंसर विल बी थर्ड, बिल्कुल सही है। I3 माइनस का स्ट्रक्चर कैसा बनेगा बेटा? लीनियर। और CO2 भी कैसा बनेगा? लीनियर। किसी को अगर किसी पर्टिकुलर केस में प्रॉब्लम है या इशू है तो पूछ लेना बेटा, है ना, घबराना नहीं इसमें। किसी को अगर लगे कि सर ये क्यों नहीं है वो क्यों नहीं, तो पूछ लेना, है ना, शर्म लाज हया छोड़ के पूछ लेना, डाउट पूछने में परेशान नहीं होना, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं अगले केस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 जो है, बोल रहा हूं लिखेगा, क्वेश्चन वही है, फिर से ऑप्शन बदले हुए, क्वेश्चन वही है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ स्पीशीज आर आइसोस्ट्रक्चरल? Which of the following pair of species are isostructural? ऑप्शन चेंज करती है बस। क्या हो गया, दिख नहीं रहा? कैमरा आ रहा है, इधर बैठ जा आगे, आएगा ही नहीं कैमरा कभी जीवन में। पीछे बैठ के पढ़ाई करने का मजा ही अलग है जीवन में, है ना। थोड़ी देर पढ़ ले, फिर बकवास भी कर ले, जैसे मौका मिले। क्या आएगा आंसर इसका? है दो ऑप्शन हो सकते कि नहीं हो सकते इसके? दोनों क्वेश्चन के जो ऑप्शंस हैं करेक्ट वो यहाँ पर दे रखे हैं आपको, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? बी, केवल बी, केवल बी, ओनली बी, इसलिए तो दिया है। ठीक है, आंसर विल बी ओनली बी। कैसा होगा? क्या ऐसा होगा, या ये और भी दोनों होंगे? सोचिए। है मॉलिक्यूलर ही देखते हैं, आंसर सिर्फ बी है। क्यों है? क्योंकि उनका हाइब्रिडेशन भी सेम है। ध्यान सुनना मेरी बात, ठीक है। ये तीन तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं और इसलिए तीनों के बारे में जानकारी होनी जरूरी है। एग्जाम में कौन सा फंसेगा आपको नहीं पता, ठीक है। अभी इसमें पहले वाले क्वेश्चन में देखो, जो आइसोस्ट्रक्चरल था, चारों ऑप्शन में से एक ही ऑप्शन था जो आइसोस्ट्रक्चरल था, जिनके स्ट्रक्चर सेम थे, आपने आंसर लगा दिया, ठीक है। दूसरे वाले में भी दो ही ऐसे पेयर थे, मतलब I3 माइनस और CO2 जो आइसोस्ट्रक्चरल थे, आपने उसको टिक कर दिया। अगले वाले क्वेश्चन में देखे, ए भी आइसोस्ट्रक्चरल है और बी भी आइसोस्ट्रक्चरल है। ऐसा जब भी क्वेश्चन आए ना, तो आपको प्रायोरिटी किसको देनी है? सेम हाइब्रिडाइजेशन विद सेम ज्योमेट्री। ये बात ध्यान रखना। ऐसा इसीलिए है क्योंकि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर जो है ना, उसमें आइसोस्ट्रक्चरल के क्वेश्चंस हैं, और आइसोस्ट्रक्चरल के क्वेश्चन में उसने लिखा विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज आइसोस्ट्रक्चरल, और उसने ब्रैकेट में आइसोस्ट्रक्चरल की डेफिनेशन जो लिखी हुई है ना, वो डेफिनेशन क्या लिखी है? हैविंग सेम हाइब्रिडाइजेशन एंड सेम ज्योमेट्री। अपन ने आइसोस्ट्रक्चरल की डेफिनेशन क्या लिखी है? सेम ज्योमेट्री। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में क्या लिखा है? सेम हाइब्रिडाइजेशन एंड सेम ज्योमेट्री। लेकिन अपन अपनी डेफिनेशन चेंज मत करना। मान लो ये क्वेश्चन नंबर 6 आ गया, मान लो क्वेश्चन नंबर 6 आता, तो इसमें तो हाइब्रिडेशन सेम है ही नहीं और ज्योमेट्री भी एक की सेम है। तो आपको वहां पर ये देखना है कि जिनकी ज्योमेट्री सेम है वो आइसोस्ट्रक्चरल। 6 भी, 5 भी ऐसे ही हुआ, 6 भी ऐसे ही हुआ। 7 में भी जिनकी ज्योमेट्री सेम वो आइसोस्ट्रक्चरल, मतलब ए और बी दोनों होने थे। लेकिन जब दो ऑप्शन ऐसे फंस जाए ना, जिनकी ज्योमेट्री सेम है, जिनकी ज्योमेट्री सेम है, फिर आपको प्रायोरिटी किसको देनी है? सेम हाइब्रिडाइजेशन एंड सेम ज्योमेट्री। इस बात को लिख लेना कि इफ देयर आर मोर देन 2 ऑप्शन या मोर देन 1 ऑप्शन हैविंग आइसोस्ट्रक्चरल स्पीशीज, देन गिव प्रायोरिटी टू सेम हाइब्रिडाइजेशन एंड सेम ज्योमेट्री। हिंदी में लिख लेना। नहीं अगर एक से ज्यादा ऑप्शन में आइसोस्ट्रक्चरल दिख रहे हो, जैसे क्वेश्चन नंबर 7 में, तो सेम हाइब्रिडाइजेशन एंड सेम ज्योमेट्री को प्रायोरिटी देनी है। ये बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपको एनसीईआरटी की डेफिनेशन के हिसाब से सेम हाइब्रिडाइजेशन सेम ज्योमेट्री को प्रायोरिटी देनी होगी। आगे बढ़ जाते हैं, और क्या क्वेश्चन इसके ऊपर फ्रेम हो सकता है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पर मूव करते हैं। अच्छा, आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब तो जानते ही हो क्या होते हैं। तो ऐसे जो क्वेश्चन आते हैं इसमें कई बार ऐसा पूछते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक एज वेल एज आइसो स्ट्रक्चरल। तो आइसो स्ट्रक्चरल क्या होता है वो तो हमें पता ही, और आइसो इलेक्ट्रॉनिक पूछे तो
इलेक्ट्रॉन भी बराबर होने चाहिए, सिंपल सी बात, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन बोल रहा हूं, लिखिएगा। इन ClF3 मॉलिक्यूल, इन ClF3 मॉलिक्यूल, in ClF3 molecule, how many angles of, in ClF3 molecule, how many angles of 90 degree are present? How many angles of 90 degree are present? पहला ऑप्शन लिखें 0, अगला ऑप्शन लिखे 2, अगला ऑप्शन लिखे 4, अगला 6, 0 to 4 6, 0 to 4 6। सोचिए, दिमाग लगाइए, स्ट्रक्चर इमेजिन करिए 3D में। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, ज्योमेट्री क्या होगी, लोन पेयर ने कैसे धक्का दिया होगा, कैसे नहीं दिया होगा, दिया भी कि नहीं दिया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वो सब समझिए, इमेजिन करिए उसको। जीरो, बिल्कुल सही बात है, आंसर विल बी 0। ठीक है, टी शेप बनेगा ये, और टी शेप थोड़ा सा बेंट बनता है, ठीक है ना। याद करिएगा स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, ऑलरेडी मैं आपको पहले बता चुका हूं, इस तरह का स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है ना। ये ऐसा स्ट्रक्चर है, और इस स्ट्रक्चर में अगर ये बिल्कुल स्ट्रेट होते तो ये कितने का बनता है, 90 90। यहां पर एक लोन पेयर लगा, यहाँ एक लोन पेयर लगा, दोनों लोन पेयर का रिजल्टेंट बीच में आएगा, इसको आगे धक्का देगा, इसको आगे धक्का देगा, तो ये भी लेस देन 90, ये भी लेस देन 90, और ये लेस देन 180। टेबल ऑलरेडी आपकी कॉपी में बना हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बोल रहा हूं, लिखिएगा। अगला क्वेश्चन लिखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ स्पीशीज आर प्लेनर, which of the following group of species are planar, which of the following group of species are planar? बताइए क्या उत्तर होगा बेटा इसका। करेक्ट आंसर सेकंड ऑप्शन, सारे प्लेनर है बेटा इसमें, बाकी सब में कोई ना कोई नॉन प्लेनर भी आ रहा है। जैसे पहले वाले में कौन नॉन प्लेनर बेटा, PCl4, दूसरे वाले इधर इसमें आ गया PCl6 माइनस, इसमें कौन आ गया, SF4, ये सीसॉ है, ये डिस्टॉर्ट, ये ऑक्टाहेड्रल है, और ये टेट्राहेड्रल है। ये नॉन प्लेनर है, इसमें ये नॉन प्लेनर है, इवन ये भी नॉन प्लेनर है, और ये भी नॉन प्लेनर है। तो ये टी शेप प्लेनर है, स्क्वायर प्लेनर है, वी शेप प्लेनर है, ये तीनों प्लेनर है बेटा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। कितने क्वेश्चन हो गए, 9 हो गए। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन लिखे, क्वेश्चन नंबर 10। इन SF6 मॉलिक्यूल, in SF6 molecule, in SF6 molecule, how many atoms, ब्रैकेट में मैक्सिमम, how many atoms ब्रैकेट में मैक्सिमम, ब्रैकेट क्लोज, are in same plane? How many atoms maximum are in same plane? ऑप्शन लिखेंगे 3 4 5 6। आज आपकी रात को 9 बजे वाइस वाइसर वाली क्लास होगी, ठीक है ना, ऑनलाइन, ऑनलाइन 9 बजे, ठीक है। हाँ, टेस्ट कल है परसों है मालव जी, कल है, कितने बजे से लग गया बात, ठीक है, कोई परेशानी नहीं, इतने दिन में नहीं पढ़ा तो एक दिन में कुछ नहीं पढ़ लोगे, ठीक है ना। ये सब तो तसल्ली देने वाली बातें, टेस्ट है और ये और वो है, ठीक है ना, जीवन भर टेस्ट देने ही है, कोई परेशान मत हुआ करो। चले क्वेश्चन नंबर 10, स्टेटमेंट बोल दिया आपको, है ना, हाउ मेनी एटम्स इन सेम प्लेन, मैक्सिमम एटम, और किसके लिए बात चल रही थी, SF6 के लिए। ऑप्शन 3 4
5 6 करेक्ट आंसर 5। एक सल्फर और 4 जो फ्लोरीन स्क्वायर प्लेनर के प्लेन पर बन रहे होंगे वो क्या आएंगे बेटा सेम प्लेन पर, तो आंसर विल बी 5। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो बनेगा क्या है बोल दे रहा हूं, लिखिएगा इन विच ऑफ द फॉलोइंग molecule in which of the following molecule all bond lengths are not equal? In which of the following molecule all bond lengths are not equal? All bond lengths are not equal. पहला ऑप्शन लिखे CH4 CH4, दूसरा ऑप्शन लिखे CO2, अगला ऑप्शन लिखे BF3 बोरॉन ट्राइफ्लोराइड, अगला ऑप्शन लिखे PCl5 कल हमने डिस्कशन किया था sp3d और sp3d3 हाइब्रिडेशन में बॉन्ड लेंथ बराबर नहीं होती है, इसमें इक्वेटोरियल और एक्सियल बॉन्ड लेंथ जो होती है वो डिफरेंट होती है, ठीक है ना। एक और क्वेश्चन बोल रहा हूं, लिखिएगा in which of the following species axial set of d orbitals are used in hybridization? Axial set of d orbitals are used in hybridization. ऑप्शन लिखे हुए बोर्ड पे, एक्सियल सेट ऑफ डी ऑर्बिटल्स आर यूज्ड इन हाइब्रिडेशन। ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन को, है ना। क्वेश्चन में एक्सियल पोजीशन बोला है या एक्सियल डी ऑर्बिटल बोला है? एक्सियल डी ऑर्बिटल। तो एक्सियल पोजीशन मत सोचना कि भैया किसमें एक्सियल आएगा किसमें इक्वेटोरियल आएगा। सबके हाइब्रिडेशन निकाल लो पहले तो। हाँ, अब हाइब्रिडेशन निकालो, उसमें देखो डी कौन सा यूज हो रहा है, उससे पता लगेगा आपको, क्योंकि डी ऑर्बिटल की बात हो रही है। याद करिए डी ऑर्बिटल के डायग्राम बनवाए थे आपको ओवरलैपिंग के टाइम पे, इन बिटवीन द एक्सिस, ऑन द एक्सिस, उस पे बात चल रही है। बताइए पहला वाले का हाइब्रिडेशन क्या आएगा? sp3। sp3 में तो कोई डी यूज हो ही नहीं रहा, तो बात ही खत्म हो गई वहां तो। अगला वाला कौन आ गया बेटा? sp3d। और अगला वाला कौन आ रहा है बेटा? sp3d2। ठीक है, अब मुझे बताओ sp3d में क्या डी यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा? हो रहा है। कौन सा डी यूज होता है? dz²। और इसमें जो दो डी यूज हो रहे हैं वो कौन है बेटा? dz² एंड dx²y²। क्या इनके जो लोब्स बनते हैं वो ऑन द एक्सिस बनते हैं या इन बिटवीन द एक्सिस बनते हैं? ऑन द एक्सिस। भैया 3 डी जो होते थे ना, dxy, dyz, dzx, dxy, dyz और dzx, इनके जो लोब्स बनते हैं xy वाले के, ये कैसे बनते थे बेटा? इन बिटवीन द एक्सिस xy के। yz के जो लोब्स बनते थे वो बनते थे इन बिटवीन द एक्सिस। xz के जो लोब्स बनते थे वो कहां बनते थे? इन बिटवीन द एक्सिस। तो ये जो इन बिटवीन वाले तो एक्सिस है ना, इन बिटवीन द एक्सिस वाले जो ये लोब्स है ना, इनको बोलते हैं नॉन एक्सियल डी ऑर्बिटल, क्योंकि एक्सिस पर नहीं है। नॉन एक्सियल डी ऑर्बिटल बोलते हैं बेटा इनको। आगे जाके मैंने बोला भी था कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में T2G और EG नाम की चीजें आएंगी, इनको T2G बोला जाएगा वहां पर। और ये जो dx²y² है, ध्यान सुनिएगा, dx²y² और जो dz² है, तो ये x हो गया, ये y हो गया, ये बन गया आपका dx²y² और ये बन गया आपका, सपोज इसको z एक्सिस मान लेता हूं, तो ये क्या बन गया बेटा? dz²। तो ये जो बन रहे हैं ये कैसे बन रहे हैं? बिटवीन द एक्सिस बन रहे हैं या ऑन द एक्सिस बन रहे हैं? ऑन द एक्सिस। तो ये बनते हैं ऑन द एक्सिस, और इन ऑन द एक्सिस वाले डी ऑर्बिटल्स को क्या बोलते हैं बेटा? एक्सियल डी ऑर्बिटल्स। अब मुझे बताओ क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है कि कौन सा ऐसा स्पीशी है जिसके अंदर एक्सियल डी ऑर्बिटल, एक्सियल सेट ऑफ डी ऑर्बिटल यूज हो रहा है? बताइए आंसर कौन होगा? केवल सी। सर इसमें भी तो हो रहा है एक्सियल सेट ऑफ डी ऑर्बिटल। सेट मतलब दोनों आने चाहिए। पहले वाले में क्या एक्सियल है कि नहीं है? मतलब सेकंड वाला जो है PCl5 एक्सियल है या नहीं है? एक्सियल है बट सेट नहीं है, दोनों होने चाहिए। और इसीलिए आंसर कौन सा हो जाएगा? सी वाला ऑप्शन। ध्यान रखिएगा इस बात को। तो कभी ऐसा क्वेश्चन पूछा, अच्छा अगर मैं इसमें क्वेश्चन चेंज कर रहा हूं, सुनना मेरी बात, है ना, ओरली पूछ ले रहा हूं मुझसे, अगर आपसे यहां पूछता कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सियल डी ऑर्बिटल इज यूज्ड, तो फोर्थ हो जाता है। इसमें भी एक्सियल है और इसमें भी एक्सियल है, पर एक्सियल सेट बोला तो ये है।
और बोलता ओनली वन एक्सियल डी ऑर्बिटल इज यूज, तो बी हो जाता। नो डी ऑर्बिटल इज यूज, ए हो जाता। तो क्वेश्चन बहुत सारे बन सकते हैं, अपने को लैंग्वेज समझ में आनी चाहिए क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है। चलिए, ये तो अपन ने इसके ऊपर जो क्वेश्चन फ्रेम किए जा सकते थे उससे कई सारे क्वेश्चन वहां पर फ्रेम करके देख लिया। अब आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, कि पी पाए कि नहीं पी पाए, कि जी पाए कि नहीं जी पाए, ठीक है, उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। ये नोट कर लो पहले। चलिए ना, अब आगे मूव करते हैं अगले टॉपिक की तरफ। और अगला टॉपिक जो आता है बेटा, वो आता है टाइप्स ऑफ पाई बॉन्ड्स। टाइप्स ऑफ पाई बॉन्ड में पी पाई पी पाई, पी पाई डी पाई, डी पाई डी पाई मैंने बोला था, बट मेनली जो दो तरह के पाई बॉन्ड हमें काम में आते हैं वो कौन से होते हैं बेटा, पी पाई और डी पाई पी पाई। तो कहां पर कितने पाई बॉन्ड होंगे और कैसे उनको कैलकुलेट करना है, कैसे उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आइए उसके ऊपर बात करते हैं। पहले एक मैं टेबल बना रहा हूं, बन जान दीजिएगा, उसके बाद देखिएगा। यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन लेंगे और यहाँ पर टाइप ऑफ पाई बॉन्ड विथ रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन। पहले जो मैं बोल रहा हूं उसको सुनिए ध्यान से ना बेटा। एक बात बताओ, पाई बॉन्ड जो बन रहे हैं वो तो डायटोमिक में भी बन सकते हैं और पॉलीएटॉमिक में भी बन सकते हैं। जैसे N2 में भी पाई बॉन्ड होता है, O2 में भी पाई बॉन्ड होता है और पॉलीएटॉमिक में भी पाई बॉन्ड होता है। पाई बॉन्ड जब भी बनेगा, पाई बॉन्ड मैंने बोला था आपको, फ्लो चार्ट बनवाया था वीबीटी के पहले, या तो पी पाई बनेगा या फिर डी पाई पी पाई बनेगा। कभी कभार डी पाई भी बन सकता है, बट अपने सिलेबस में काम नहीं आएगा। अब पाई बॉन्ड बनाने के लिए या तो आप पी ऑर्बिटल का इस्तेमाल करोगे या फिर आप डी ऑर्बिटल का इस्तेमाल करोगे। इसने तो कसम खा रखी कि जब भी बनाऊंगा सिग्मा बनाऊंगा, सिग्मा के सिवा कुछ नहीं। तो अब हमें यह देखना है कि जो ये पी या डी ऑर्बिटल है, ये प्योर ऑर्बिटल है या हाइब्रिड ऑर्बिटल है, बताओ। पी और डी ऑर्बिटल जो होते हैं ये प्योर ऑर्बिटल है या हाइब्रिड ऑर्बिटल? प्योर। अरे हाइब्रिड होगा तो sp sp2 sp3 sp3d sp3d2 ऐसा नाम होगा। पाई बॉन्ड जब भी बनाएगा तो कौन सा ऑर्बिटल बनाएगा? प्योर। हाइब्रिड ऑर्बिटल पाई बॉन्ड नहीं बना। हाइब्रिड हमेशा क्या बनाता है? सिग्मा। हाइब्रिड ऑर्बिटल प्लस एनी ऑर्बिटल सिग्मा, एंड पीपी या डीपी पाई बॉन्ड। तो पाई बॉन्ड बनाने के लिए कौन सा ऑर्बिटल यूज होगा, हाइब्रिड या प्योर? प्योर। अब मान लो मैं पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल ले रहा हूं, कौन सा मॉलिक्यूल ले रहा हूं? पॉली एटॉमिक। तो पॉली एटॉमिक में जो सिग्मा बॉन्ड बनेगा उसमें तो हाइब्रिड ऑर्बिटल जाएगा। तो जो हाइब्रिडाइजेशन में जो ऑर्बिटल चले जाएंगे, जो मिक्सर के अंदर ऑर्बिटल चले जाएंगे, मान लो किसी का हाइब्रिडाइजेशन sp2 हुआ, क्या हुआ? ध्यान सुनते आना। एक s ऑर्बिटल है, 3p ऑर्बिटल है और 5 d ऑर्बिटल है, 1 3 5। और मुझे हाइब्रिडाइजेशन कौन सा कराना है? sp2। तो प्योर जो सेंट्रल एटम है ना, वो क्या करेगा? इसको उठा के मिक्सर में डालेगा, इसको उठा के मिक्सर में डालेगा और इसको उठा के मिक्सर में डालेगा, क्योंकि उसे कौन सा हाइब्रिडाइजेशन कराना है? sp2। ये तीनों किसमें चले जाएंगे? मिक्सर में। ये मिक्सर में चले गए तो इन्होंने क्या बना लिया होगा? हाइब्रिड ऑर्बिटल। और हाइब्रिड ऑर्बिटल कौन सा बॉन्ड बनाएगा? सिग्मा। हाइब्रिड ऑर्बिटल कौन सा बॉन्ड बनाएगा? सिग्मा। और हाइब्रिड ऑर्बिटल या तो सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, नहीं तो लोन पेयर के काम में आएगा। बिकॉज बिकॉज हाइब्रिड ऑर्बिटल की कंडीशन हमने पढ़ी थी, एच की वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। घड़ी देखने कुछ नहीं होता। मेरे को जब छोड़ना होगा मैं तभी छोड़ूंगा। अब चाहे मैं आधे घंटे पहले छोड़ दूं, चाहे मैं 1 घंटे बाद छोड़ू, आप कुछ नहीं कर सकते। आप बेबस लाचार हो, कुछ नहीं कर सकते। इसलिए घड़ी ना देखें, व्यर्थ है जीवन में, कोई मतलब नहीं इस चीज का। तो अननेसेसरी अपनी एनर्जी ना वेस्ट करें। नेटवर्क सामने रखें, वरना नेटवर्क ऐसे कान के नीचे जब नेटवर्क मिलेगा उसके बाद नेटवर्क अपने आप आने लग जाता है, ठीक है। इधर ध्यान दें। कुछ नहीं कर, जिस चीज में अपन कुछ नहीं कर सकते उसके बारे में चिंता ही नहीं करनी चाहिए, व्यर्थ है। गीता में लिखा हुआ है ऐसा ना, बस कर्म किए जाओ, फल की इच्छा मत करो, पढ़े जाओ। सिलेक्शन हो ना हो कोई नहीं पता। अरे लास्ट दिन जहाँ एग्जाम देने गए तबीयत ही खराब हो गई, पहुंचे ही नहीं, सेंटर नहीं पहुंचे, गाड़ी पंचर हो गई, कुछ भी हो गया, क्या कर लोगे? जिस हाथ से पेपर देना था वही टूट गया। होता है बेटा, होता है, बच्चों के साथ होता है। हाँ तो होता है ना, क्या हो गया? तेरे पास हर चीज का जवाब होता है। ठीक है। तो
आप सिर्फ मेहनत कर सकते हो, क्या होगा क्या नहीं होगा आपके हाथ में, बस में कुछ है ही नहीं, ठीक है ना। इधर जाते एस होगा, पी होगा, डी होगा, ध्यान सुनना। अब मान लो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा कराना है, sp2, सुनते आना समझते आना। हाइब्रिडाइजेशन कौन सा कराना है, sp2। इसका मतलब है एक s ऑर्बिटल और दो p ऑर्बिटल किस में चले गए, मिक्सर में। और इन्होंने कौन से ऑर्बिटल बना लिए, हाइब्रिड ऑर्बिटल। और हाइब्रिड ऑर्बिटल कौन सा बॉन्ड बनाएगा, सिग्मा। मतलब इनका यूज या तो सिग्मा बॉन्ड बनाने में होगा या फिर लोन पेयर को रखने में होगा, ये पाई बॉन्ड बनाने के काम में आएगा ही नहीं। अब मान लो जिस सेंट्रल एटम की मैं बात कर रहा हूं, वो फॉस्फोरस है ना, सल्फर वल्फर जो भी हो, उसने हाइब्रिडाइजेशन कौन सा कर लिया, sp2। अब उसको बनाना है पाई बॉन्ड। तो पाई बॉन्ड बनाने के लिए वो हाइब्रिड ऑर्बिटल का इस्तेमाल करेगा या प्योर ऑर्बिटल का इस्तेमाल करेगा, प्योर। मतलब उसके पास ये ऑर्बिटल प्योर है, ये मिक्सर में नहीं गया, जो मिक्सर में नहीं गया वो प्योर है। इसका मतलब है उसको अगर एक पाई बॉन्ड बनाना है, पहला पाई बॉन्ड, मैं किसकी बात कर रहा हूं, सेंट्रल एटम के रिस्पेक्ट में चल रहा हूं, सेंट्रल और साइड मिलकर ओवरलैप करेंगे तब जाके क्या बनेगा, पाई बॉन्ड बनेगा। तो सेंट्रल एटम पाई बॉन्ड बनाने के लिए किस किस का इस्तेमाल कर सकता था, पाई बॉन्ड में या तो पी पाई बनेगा या फिर डी पाई पी पाई बनेगा। ये बात हो रही है सेंट्रल एटम की और ये बात हो रही है साइड एटम। पाई बॉन्ड बनाने में या तो पी ऑर्बिटल का इस्तेमाल होगा या फिर डी ऑर्बिटल का। अभी मुझे बताओ क्या इसके पास पी खाली है कि नहीं है, कितना पी खाली है। तो अगर सेंट्रल एटम को एक पाई बॉन्ड बनाना है तो पी ले आएगा, क्योंकि पहले पी पड़ेगा, लोअर एनर्जी का ऑर्बिटल है, पहले उसको इस्तेमाल करेगा। मान लो सेंट्रल एटम, इसी सेंट्रल एटम को जिसका हाइब्रिडाइजेशन कौन है, sp2, उसको पहला एक ही पाई बॉन्ड बनाना होता तो पी का यूज करता। मान लो उसको एक और पाई बॉन्ड बनाना है तो किसका इस्तेमाल करेगा, डी का, क्योंकि पाई पी का तो इस्तेमाल वो ऑलरेडी कर चुका है। तो उसको दूसरा पाई बॉन्ड बनाना होगा तो किसका इस्तेमाल करेगा, डी का, किसका इस्तेमाल कर लेगा। मान लो उसको एक और पाई बॉन्ड बनाना है तो फिर से डी का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। और मान लो एक और पाई बॉन्ड बनाना है तो फिर से डी का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। और साइड एटम जो है ना वो अपन ने फिक्स कर दिया है, फिक्स कर दिया पहले ही कि हमारे सिलेबस में जो साइड एटम आएगा वो ऑक्सीजन ही आएगा। ऑक्सीजन भी आ सकता है कभी कभार, एक दो जगह पर नाइट्रोजन आ सकता है, लेकिन जो आपका साइड एटम आएगा वो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन होगा, क्योंकि मल्टीपल बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी या तो ऑक्सीजन की होती है या नाइट्रोजन की होती है। और इसीलिए मुझे बताओ, अगर साइड एटम ऑक्सीजन आया तो जिसको भी पाई बॉन्ड बनाना है उसको कौन कौन से ऑर्बिटल का इस्तेमाल करना होता है, या तो पी का या डी का। अच्छा मुझे बताओ, ऑक्सीजन के पास डी है क्या, इसके पास तो केवल एस और पी है। सेकंड पीरियड का मेंबर एस और पी होता है, एस तो पाई बॉन्ड बनाएगा नहीं, मतलब ऑक्सीजन तो जब भी पाई बॉन्ड बनाने आएगा फिक्स है पी ही लेके आएगा। तो ऑक्सीजन अगर ये है ना, साइड एटम ऑक्सीजन है, तो वो तो क्या लेके आएगा, पी ऑर्बिटल, वो क्या लाएगा, पी ऑर्बिटल, वो क्या लाएगा, पी ऑर्बिटल, वो क्या लाएगा, पी ऑर्बिटल। मतलब पहला पाई बॉन्ड कौन सा बनेगा, पी पाई। कब, जब हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। दूसरा, तीसरा, चौथा पाई बॉन्ड क्या बनेगा, डी पाई पी पाई। मतलब 1 पी पाई रेस्ट ऑल डी पाई पी पाई। सुनते जाना, कब, जब हाइब्रिडाइजेशन कौन सी है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन में 1 पी पाई बॉन्ड रेस्ट ऑल डी पाई पी पाई। डी पाई क्यों पहले लिख रहा हूं, पहले मैं सेंट्रल एटम लिख रहा हूं, बाद में साइड एटम लिख रहा हूं। साइड एटम अपना कौन है बेटा, ऑक्सीजन, पी ही लेके आएगा, फिक्स है, ध्यान से देखते जाइएगा। अच्छा मान लीजिए सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन sp भी तो हो सकता था, या सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन sp3 भी तो हो सकता था। इन केसेस में क्या होगा, आइए उसको समझते हैं। मान लो ये सेंट्रल एटम के लिए मैंने बना दिया, और सेंट्रल एटम के पास sp_d सब है, हो सकता है डी ना हो सकता है sp तो होगा ही होगा, हो सकता है डी हो, अपन तो डी मान के चल लेते हैं। मान लो सेंट्रल एटम ने हाइब्रिडाइजेशन कौन सा करना है, sp, तो किस किस को मिक्सर में उठा के डाल देगा, शुरू के दो को, ये दोनों का मिक्सर में sp हो गया, और इनसे कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा, या फिर इनमें क्या रखा जाएगा, लोन पेयर, सिग्मा प्लस लोन पेयर। पाई बॉन्ड बनाने के लिए उसके बाद जो डब्बा खाली है वो कौन सा है बेटा, पहला प्योर ऑर्बिटल p। तो अगर sp में पाई बॉन्ड बनाना है, मान लो मैं 4 पाई बॉन्ड मान के चलता हूं, तो बताइए सेंट्रल एटम है और साइड एटम है। साइड एटम अपना फिक्स हो चुका है, साइड एटम कौन होगा अपना, ऑक्सीजन। अच्छा ऑक्सीजन अगर पाई बॉन्ड बनाने के लिए आएगा तो कौन सा डब्बा लेके आएगा, पी या डी, पी। तो ये साइड वाला तो मैं फिक्स कर देता हूं पहले से, पी 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 पी, है ना, पीने दो उसको आराम से। आगे देखिए, यहां पर आते हैं सेंट्रल एटम। मुझे बताइए सेंट्रल एटम को पहला पाई बॉन्ड बनाना है, कौन सा ऑर्बिटल लाएगा, एस लाएगा कि पहला पी लाएगा कि ये वाला पी लाएगा, ये वाला पी लाएगा। मतलब पहला पाई बॉन्ड में पी लाएगा, एक पाई बॉन्ड बना लिया, इसको अगर एक और पाई बॉन्ड बनाने की इच्छा है एक और पी लाएगा, अगला पाई बॉन्ड बनाने तो पी लाएगा कि डी लाएगा, डी लाएगा, और फिर कौन लाएगा, डी।
तो मतलब पहले दो पी पाई, बाकी सब डी पाई। जैसे यहां एक पी पाई था, यहां पर कितना बनेगा, दो पी पाई, मैक्सिमम टू पी पाई, रेस्ट ऑल डी पाई। तो ये यहीं से दिख जाएगा। पी के कितने डब्बे होते, 3। साइड एटम ऑक्सीजन की कहानी तो पी फिक्स है, इसके पास 2 पी खाली है, तो पहला पाई बॉन्ड बनाएगा तो भी पी बनाएगा, और दूसरा पाई बॉन्ड बनाएगा तो भी पी बनाएगा, मतलब शुरू के 2 पी पाई बाकी डी। इसके बाद 3 पी में से 2 पी यूज हो गए मिक्सिंग में, 1 पी बचा हुआ है, तो पहला पाई बॉन्ड पी पाई, बाकी सब डी पाई। मुझे बताइए इसके पास पी खाली है क्या, खाली है क्या, नहीं, 3 तो पी होते थे, तीनों मिक्सर में चले गए, तो ये अपना पी ऑर्बिटल इस्तेमाल कर ही नहीं सकता। इसका पी ऑर्बिटल तो मिक्सिंग में जा चुका है, वो हाइब्रिड हो चुका है, वो प्योर है ही नहीं। प्योर ऑर्बिटल इसके पास कौन सा बचा हुआ है, डी। तो सेंट्रल एटम क्या यूज करेगा, डी, और ऑक्सीजन क्या लाएगा, पी। तो क्या जो पहला पाई बॉन्ड बनेगा वो भी डी पाई पी पाई बनेगा, हाँ, दूसरा बनेगा तो भी डी पाई पी पाई बनेगा, तीसरा बने कोई भी बने, ऑल डी पाई पी पाई, क्योंकि पी बचा ही नहीं है पाई बॉन्ड बनाने के लिए सेंट्रल एटम के पास। अगर इसके बाद अगर हाइब्रिडेशन sp3d हुआ, या इसके बाद हाइब्रिडेशन sp3d2 हुआ, या sp3d3 या, तो भी यही कंडीशन होगी। पी तो खत्म ही हो चुके, पी खत्म हो चुके, तो पाई बॉन्ड किसको बनाना पड़ेगा, डी ऑर्बिटल को ही बनाना पड़ेगा। नोट डाउन करिए स्टेबल को, इसके एग्जांपल समझते हैं। घड़ी देखते रहे मुन्ना, जब पता चल जाएगी अब छूटेगी क्लास बता देता। जीवन में मजे लेने में जो मजा है वो किसी चीज में नहीं है। ये जो टॉपिक चल रहा है स्टार मार्क कर लेना, फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस आते हैं, कितने पाई बॉन्ड है, पी पाई है, पी पाई डी पाई है, तो इंपॉर्टेंट पार्ट है। चले, है ना। अब ये जो टेबल बना हुआ है, अब इसको यूज करना सीखते हैं, एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं और कैसे सॉल्व करना है। आइए स्टार्ट करते हैं एग्जांपल्स के थ्रू। सबसे पहले पहला एग्जांपल जो हम लोग यहाँ पर कंसिडर कर रहे हैं, वो एग्जांपल हम लोग क्या ले रहे हैं बेटा, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। ध्यान से देखते जाएगा, ध्यान समझते जाएगा। सबसे पहले आपको जो भी मॉलिक्यूल दिया जाएगा उसमें पहली बात हमने फिक्स कर लिया, साइड एटम कौन होगा बेटा, ऑक्सीजन। अब एक बात बताओ, क्या CO2 का स्ट्रक्चर बनाना आता है कि नहीं आता है, आता है। अगर अभी CO2 नहीं आता तो इस साल तो ना हो रहा, पहली बात क्लियर, बिल्कुल है ना, सीधी बात, नो बकवास। अल्ले ले ले मेरे बेटे, बहुत अच्छा पढ़ लियो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है, आओ इधर ध्यान दो, जागते रहे, ठीक है, बेवकूफ ना बने। 2 सिग्मा बॉन्ड, 2 पाई बॉन्ड। पहली बात, यहां पर कितने पाई बॉन्ड दिख रहे हैं, 2। तो आपसे पूछा जा सकता है, पहला क्वेश्चन क्या पूछेगा कि CO2 में कितने पाई बॉन्ड्स हैं, तो आपका आंसर होगा 2 पाई बॉन्ड्स, ठीक है। अब अगर 2 पाई बॉन्ड है तो दोनों पाई बॉन्ड किसी टाइप के होंगे, हो सकता है दोनों पी पाई हो सकता है एक पी पाई हो, एक डी पाई हो, या कुछ भी हो, ऐसा टाइप आपको पहचानना है, तो अपन इंडिविजुअली दोनों को डिस्कस करेंगे। अच्छा मुझे बताइए, साइड एटम जो यहां पर आ रहा है, क्या वो पक्का है कि पी ऑर्बिटल लेके आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। और सेंट्रल एटम जो आपका है, वो सेंट्रल एटम कौन है बेटा, यहां पर कार्बन। कार्बन का हाइब्रिडेशन बताइए क्या होगा यहां पर, sp। क्या होगा, sp। सेंट्रल एटम का हाइब्रिडेशन है sp, और sp हाइब्रिडेशन है, मतलब सेंट्रल एटम के कार्बन के पास कितने ऑर्बिटल थे, 4।
एक एस थे 3 पी थे, मिक्सर में कौन कौन चला गया, एक एस और एक पी मिक्सर में गया। तो इसे अगर पहला पाई बॉन्ड बनाना तो इसके पास कौन अवेलेबल है, पी, और दूसरा पाई बॉन्ड बनाना है तो भी कौन है, पी। तो सेंट्रल एटम को जब अपना पी ऑर्बिटल मतलब पाई बॉन्ड बनाना है तो कार्बन पहले में भी पी लाएगा और दूसरे में भी पी लाएगा। मतलब जो आपका पाई बॉन्ड बनेंगे वो दोनों पाई बॉन्ड कौन से होंगे बेटा, पी पाई पी पाई। या फिर आप यहां देख ले कि अगर हाइब्रिडाइजेशन sp होता है तो शुरुआत के दो पाई बॉन्ड कौन से बनेंगे, पी पाई पी पाई, और उसके बाद अगर कोई बनेगा तो कौन बनेगा, डी पाई पी पाई। आइए इधर एक और एग्जांपल पे बात करते हैं। मान लीजिए एग्जांपल आपको दिया गया बेटा SO3, समझते जाना ध्यान से। आपको एग्जांपल दिया गया बेटा SO3, तो SO3 का स्ट्रक्चर बनाना आता है क्या, सल्फर के आसपास कितने ऑक्सीजन है, 3, और ऑक्सीजन न्यूट्रल एक ही चार्ज वाला है बेटा, न्यूट्रल। न्यूट्रल ऑक्सीजन कैसा बॉन्ड बनाएगा, डबल। कैसा बॉन्ड बनाएगा, डबल। कैसा बॉन्ड बनाएगा, डबल। यहां पर कितने पाई बॉन्ड दिख रहे हैं बेटा, 3। पहला पाई बॉन्ड, दूसरा पाई बॉन्ड, तीसरा पाई बॉन्ड। पहला बॉन्ड सिग्मा, दूसरा बॉन्ड पाई, पहला बॉन्ड सिग्मा, दूसरा बॉन्ड पाई। कितने पाई बॉन्ड है बेटा, 3। तो तीनों पाई बॉन्ड का कुछ ना कुछ टाइप होगा, कोई पी पाई होगा, कोई पी पाई डी पाई होगा, कोई कुछ होगा। साइड एटम फिक्स है अपने पास, कौन है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन तो पी ऑर्बिटल ही लेके आने वाला है, ये बात तो पक्की है बेटा। अब मुझे बताओ सेंट्रल एटम क्या लाएगा, उसके लिए हमें क्या चेक करना पड़ेगा, उसका हाइब्रिडाइजेशन, कि भैया उसने हाइब्रिडाइजेशन में किन किन को यूज कर लिया, जो बचेंगे वो यूज कर लेगा पाई बॉन्ड में। हाइब्रिडाइजेशन इसका क्या है बेटा, sp2। इसका मतलब इसने एक एस और 2 पी उठा के मिक्सर में डाल दिए। क्या इसके पास अभी पी बचा है कि नहीं बचा है, बचा है। कितना, 1। तो पहला पाई बॉन्ड ये पी से बना लेगा, लेकिन अब पी खत्म हो गया। अब इसको अगर दूसरा पाई बॉन्ड बनाना है तो क्या लाएगा, डी, और तीसरा बनाना है तो भी क्या लाएगा, डी। मतलब यहां पर एक पी पाई और बाकी 2 डी पाई पी पाई बॉन्ड्स होंगे। अरे ये चमक रहा है दिमाग में कि नहीं चमक रहा। तीसरे पे आते हैं, तीसरा एग्जांपल कौन दे दिया, SO2। क्या SO2 में सेंट्रल एटम सल्फर है कि नहीं है बेटा, है। और कितने ऑक्सीजन आ रहे, 2। ऑक्सीजन कैसा बॉन्ड बनाएगा, डबल डबल। क्या इसके पास एक लोन पेयर भी होगा। हाइब्रिडाइजेशन सोचिए, इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालो SO2 का दिमाग में, कैलकुलेट करिए। sp2 मतलब सल्फर ने अपने आसपास कितनी पोजीशन तैयार करी थी, 3। 1 2 3, 2 जगह तो ऑक्सीजन आ गए, एक जो खाली जगह बची वहां पर कौन आ गया, लोन पेयर। अब मुझे बताओ इसका हाइब्रिडाइजेशन अपन ने निकाल लिया, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या आ रहा है, sp2। इसके पास कितने पाई बॉन्ड है, 2। इधर और इधर 2 पाई बॉन्ड है। दोनों में साइड एटम कौन है बेटा, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन तो पी लेके आएगा। मुझे बताओ सेंट्रल एटम की कहानी समझनी है तो पहले क्या निकालना पड़ता है, उसका हाइब्रिडाइजेशन। निकाल चुके हो ऑलरेडी। क्या इसके पास कोई पी बचा हुआ है क्या, कितना, 1। तो पहले पाई बॉन्ड में तो पी ले आएगा, और इसके पास दूसरे पाई बॉन्ड में क्या आ जाएगा, डी ऑर्बिटल आएगा। ये जो तीनों अभी एग्जांपल आपके सामने लिखे, इस पे मैं क्वेश्चन बोल रहा हूं, सुनना बस। इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल ऑल पी पाई बॉन्ड्स आर प्रेजेंट, फर्स्ट। ऐसे क्वेश्चन आते हैं एकदम। इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल बोथ पी पाई एंड डी पाई बॉन्ड्स आर प्रेजेंट, सेकंड एंड थर्ड, दोनों टाइप के बॉन्ड्स हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल नंबर ऑफ पी पाई एंड नंबर ऑफ डी पाई बॉन्ड्स आर इक्वल, थर्ड। एक पी पाई है, एक डी पाई। इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल नंबर ऑफ पी पाई बॉन्ड, नंबर ऑफ पी पाई बॉन्ड्स आर लेस देन नंबर ऑफ डी पाई। In which of the following molecule number of p pi bonds are more than d pi p pi? d pi p pi है नहीं, 0, और p pi कितने, 2। आप जो नन ऑफ दीज बोल रहे हो उसके क्वेश्चन की लैंग्वेज बताता हूं मैं क्या होनी चाहिए थी। इनका सोचना है कि सर d pi p pi है नहीं तो कंपेयर कैसे करेंगे, है ना। उस क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या होगी, इन विच ऑफ द, जब आप नन ऑफ दीज हो गया उसका लैंग्वेज ये बनेगा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल both p pi and d pi bonds are present and number of p pi bonds are more than number of d pi। तब आप जो सोच रहे हो none of these, वो सही होगा बेटा, है ना, ध्यान रखिएगा। तो लैंग्वेज में खेल कर सकता है, लैंग्वेज समझ में आनी चाहिए। एक और एग्जांपल बता रहा हूं, 4 एग्जांपल आपको दूंगा, ध्यान दीजिएगा। यहां पर मान लीजिए मैंने आपको दिया ClO4-, ध्यान दीजिएगा बेटा। मुझे बताइए इसको पहचानिए पहले तो, ये है क्या, ये कौन से टाइप का कंपाउंड है, या आयन है या स्पीशीज है, क्या है ये, नाम बताओ इसका, कैटेगरी का नाम बताओ, कैटेगरी का इसके, ऑक्सी एनायन। मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, आपके सिलेबस में ऑक्साइड्स, हाइड्राइड्स, हाइड्रो ऑक्साइड्स, ऑक्सी एसिड्स और उनके ऑक्सी एनायन, यही घूमेगा पूरा चक्कर, आपको पूरा सिलेबस इसी पे।
आपको 70 to 80% कंपाउंड यही मिलेंगे, बार बार मिलेंगे। एस ब्लॉक में, पी ब्लॉक में हाइड्राइड, ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड, ऑक्सी एसिड, ऑक्सी एनाइड, यही घूमेगा पूरा चक्कर। इनके स्ट्रक्चर बनाने समझने बेटा, ये बहुत जरूरी है। कल भी डिस्कशन किया था इस पे। मुझे बताओ यहां पर सेंट्रल एटम कौन है बेटा? क्लोरीन। क्लोरीन के आसपास कितने ऑक्सीजन है? 4। अभी मैं हाइब्रिडाइजेशन के हिसाब से नहीं बना रहा हूं, नॉर्मल बना दे रहा हूं, जैसे CH4 बचपन में बनाते थे अपन। अब मुझे बताओ इसमें एक माइनस है, चार्ज किस पे जाएगा? सेंट्रल पे कि ऑक्सीजन पे? ऑक्सीजन। क्या ये बात याद आ रही, समझ में आ रही भैया? ऑक्सीजन एनायन पे चार्ज किस पे जाता था? ऑक्सीजन पे। कितना जाएगा? एक माइनस, या एक ऑक्सीजन पे माइनस गया, वो कैसा बॉन्ड बनाएगा? सिंगल। बाकी क्या बनाएंगे बेटा? डबल बॉन्ड। बताइए कितने पाई बॉन्ड है? 3। 1 2 3। और 3 पाई बॉन्ड है तो भैया उनका कुछ ना कुछ टाइप भी तो होगा। क्या साइड एटम में हर जगह ऑक्सीजन है कि नहीं है बेटा? है, फिक्स है ये तो। अब मुझे बताओ सेंट्रल एटम कौन सा डब्बा यूज करेगा? उसके लिए क्या निकालना पड़ेगा? उसका हाइब्रिडाइजेशन। क्या यहां पर इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है या नहीं है बेटा? है। इसका मतलब इसके पास p बचा है कि खत्म हो गया? खत्म हो गया। सारे p तो मिक्सर में चले गए। अब क्या चाहिए इसको पाई बॉन्ड बनाने के लिए? डी। तो पहला पाई बॉन्ड भी डी पाई पी पाए, दूसरा भी डी पाई पी पाए, तीसरा भी डी पाई पी पाए। क्या ये बात समझ में आ रही है आपको? फटाफट इन चारों को नोट करें। 4 एग्जांपल और देता हूं आपको सॉल्व करने के लिए। टेबल तो बना ही लिया सबने, है ना? चलिए इनको सॉल्व करिए फटाफट। सारे ऑक्सी एनायंस हैं और इनके अंदर कितने क्या पाई बॉन्ड बनेंगे, कितने पी पाई बॉन्ड होंगे, कितने डी पाई बॉन्ड होंगे, उसको सॉल्व करिए फटाफट। स्ट्रक्चर्स ऑलरेडी कैसे बनाने हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, कैलकुलेट कर लीजिए इसको। चलो बेटा ना, यहां पर ध्यान देंगे। अब चारों जो है उनको एक एक करके डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले बात करें बेटा सल्फेट का। स्ट्रक्चर अपन ने नॉर्मल बनाया, अभी ज्योमेट्री के हिसाब से नहीं बनाया, बस एक रिप्रेजेंटेशन बना लिया हमने केवल। सल्फेट की अगर बात करें बेटा, तो यहां पर सल्फर के आसपास कितने ऑक्सीजन है? 4। 2 माइनस है, मतलब ये ऑक्सी एनायन है, चारों ही ऑक्सी एनायन है। तो 2 ऑक्सीजन पे माइनस माइनस आएगा। जिन ऑक्सीजन पे माइनस आ रहा है वो क्या बनाएंगे बेटा? सिंगल बॉन्ड। बाकी क्या बनाएंगे? डबल बॉन्ड।
फास्फोरस के आसपास 4 ऑक्सीजन, 3 माइनस है, तो -1 -1 -1, जिसमें माइनस आ रहा है वो बनाएगा सिंगल बॉन्ड, दूसरा क्या बनाएगा डबल बॉन्ड। और कार्बोनेट में कार्बन के आसपास 3 ऑक्सीजन है, 2 माइनस आ रहे, जिन पे माइनस है वो सिंगल बॉन्ड, बाकी क्या बनाएगा डबल बॉन्ड। आइए बात करते हैं, 2 पाई बॉन्ड है, तो बेटा ऑक्सीजन तो p ऑर्बिटल ही लेके आएगा, एक पाई बॉन्ड है ऑक्सीजन तो p ऑर्बिटल ही लेके आएगा, एक पाई बॉन्ड है ऑक्सीजन तो p ऑर्बिटल ही लेके आएगा। और इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या निकल रहा है बेटा sp3, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या निकल रहा है बेटा sp3, sp3 है, मतलब इसके पास p खाली नहीं है, तो इसको पाई बॉन्ड बनाने के लिए किसका इस्तेमाल करना पड़ेगा बेटा, दोनों जगह d ऑर्बिटल का। इसके पास भी p खाली नहीं है, तो इसको d का यूज करना पड़ेगा। इसके पास हाइब्रिडाइजेशन क्या निकल के आ रहा है बेटा sp2, क्या इसके पास एक p खाली है, हाँ, और एक ही पाई बॉन्ड है, तो कौन सा बनेगा बेटा p पाई p पाई। यहां पर बताइए कितने पाई बॉन्ड है, 2, और 2 पाई बॉन्ड अगर बना रहे हो तो साइड एटम कौन आ गया, p। अच्छा मुझे बताइए इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे तो क्या निकलेगा, sp2, कितना p खाली है, एक, तो पहला पाई बॉन्ड p पाई p पाई, दूसरा d पाई p पाई। नाइट्रोजन के बाद d कहां होता है, ये तो सेकेंड पीरियड का है। ऊपर वाला देखो यहां भी कार्बन और ऑक्सीजन है, सेकेंड पीरियड, यहां पर क्या बनेगा, ये भी p पाई बनेगा। कल ही बताया था। नाइट्रोजन की मैक्सिमम कोवेलेंसी 4, अगर आपने 2 डबल बॉन्ड बना दिए तो 5 बॉन्ड बन जाएंगे बेटा, जो नाइट्रोजन कारनामा दिखा ही नहीं सकता, कभी भी नहीं दिखा सकता। और 3 कोवेलेंट और एक क्या बनेगा बेटा कोऑर्डिनेट, यहाँ एक ही पाई बॉन्ड होगा, ध्यान रखिएगा, इसमें गलती होती है। मैंने आपको जब कोवेलेंसी वगैरह लिखाई थी उस समय पे लिखाया भी था, नाइट्रोजन की मैक्सिमम कोवेलेंसी कितनी होती है, 4, जिसमें 3 कोवेलेंट और एक कोऑर्डिनेट। सबसे ज्यादा गलती अगर आप किसी के स्ट्रक्चर में करेंगे तो वो नाइट्रोजन के स्ट्रक्चर होंगे। ये बात सुनते रहेंगे आप लगातार, बहुत बार बोली जाएंगी ये बातें आपको सिलेबस में चलते हुए, तो इतनी बार में याद हो जाएगा तो ठीक है, नहीं होगा तो फिर अगले साल फिर ट्राई करेंगे, ठीक है। यहां तक लिख लें, इसके आगे का डिस्कशन फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट, ठीक है, चलिए।